तो हेलो, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मस्त ही हो गए। तो चलो आप लोगों को हंसाना शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि बॉन्ग और मिस्टर फैन को पता लगता है कि इन दोनों के अलावा कोई तीसरा भी है जिसके पास सुपर पावर्स हैं। अगर आप लोगों ने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर देखो ना, यहाँ क्या कर रहे हो। अब हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में बैठे हुए बोंग और सीनियर ली जोंग की बुराई कर रहे होते हैं। बोंग सीनियर से कहती है कि ये फुद्दू साला इन दोनों को छोड़ने वाला नहीं है, एक नंबर का कमीना है। ली जोंग भी इन दोनों की सुन रहा होता है, इसीलिए वो उनसे कहता है कि तुम दोनों को भी जेल में डालूं क्या। तो इस पर बोंग सीनियर से कहती है कि चलो हम दोनों तो निकल लेते हैं, वरना ये पक्का जेल में डाल देगा हमें। इस पर सीनियर उठकर बोंग के साथ चला जाता है। भाई मुझे ये समझ नहीं आया कि ये सीनियर साला पुलिस स्टेशन का हेड है, लेकिन वो उठकर चला गया। मतलब ली जोंग जो कि इसके नीचे काम करता है, वो इसको कैसे जेल में डाल सकता है। भाई क्या ही चूतिया इंसान है ये। इसके बाद ली जोंग मिस्टर फैन को और कैफे गर्ल को यहाँ से छोड़ देता है, कुछ फाइन वाइन लगा के। दूसरी तरफ कैफे गर्ल की दोस्त बोंग से मिलने के लिए आती है, तो फिर बोंग उसको सच्चाई बता देती है कि कैफे गर्ल मिल चुकी है। असल में उसने कैफे की ओनर से बचने के लिए खुद की मौत का नाटक किया था मिस्टर फैन के साथ मिलकर। ये सुनकर उसकी दोस्त यहाँ से चली जाती है। खैर अब मैं इस कैफे गर्ल की दोस्त का नाम रखने वाली हूँ। इसका नाम क्या रखूँ? हाँ, ये कैफे गर्ल को धोखा देने वाली है, इसीलिए मैं इसका नाम रखती हूँ धोखेबाज लड़की। तो धोखेबाज लड़की ने सब कुछ जाकर अपनी कैफे ओनर को बता दिया है। इस वजह से कैफे ओनर सीधे जाती है कैफे गर्ल के पास और कैफे गर्ल को वापस से उठा कर ले आती है। और ये सब देखकर मिस्टर फैन जाते हैं सीधे बोंग के पास और बोंग से कहते हैं कि उस धोखेबाज लड़की ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है, असल में तो वो अपनी कैफे ओनर से मिली हुई है। तो फिर अब बोंग भी सीधे इस धोखेबाज लड़की के पास आती है और कहती है कि मैंने तुम पर विश्वास करके तुम्हें बताया था और तुम्हें भी तो अपनी दोस्त की चिंता थी ना। तो फिर इस पर ये धोखेबाज लड़की कहती है कि हाँ, मुझे उसकी चिंता थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि सीरियल किलर ने उसे मार दिया, लेकिन मुझे इस बात पर गुस्सा आया कि वो तो यहाँ से भाग गई थी। कैफे गर्ल ने असल में मुझे धोखा दिया है, उसका सारा कर्जा मुझे चुकाना पड़ता। हम दोनों ने एक दूसरे की गारंटी दी थी और वो तो साली मुझे छोड़कर भाग गई, अब उसका कर्जा भी मैं ही चुकाऊंगी क्या। तो फिर इस पर बोंग कहती है कि हम तुम दोनों का कर्जा चुका देंगे। तो फिर ये धोखेबाज लड़की इस पर कहती है कि बोंग, कुछ कर्जे ऐसे होते हैं जो कि चुकाए नहीं जा सकते। और ये कहकर वो तो यहाँ से निकल लेती है। बोंग जाकर एक जगह पर ड्रिंक करती है और यहाँ पर सियो जून भी आ जाता है और बोंग को बहुत जल्दी चढ़ भी जाती है और उतर भी जाती है, इसीलिए वो अचानक से उठती है और सियो जून से उसका खोपड़ा टकराता है। और जब वो देखती है कि ये तो सियो जून है, उसके मन में लड्डू फूट जाते हैं। खैर ये दोनों अब साथ में पीने लगते हैं और टीवी पर मेयर की न्यूज़ चल रही होती है। तो फिर सियो जून बोंग से पूछता है कि ये मेयर तुम्हें कैसा इंसान लगता है। इस पर बोंग जवाब देती है कि मुझे तो ये बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। तो फिर सियोजुन कहता है कि वैसे इंसानों पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि इंसानों में बुराई भी होती है अच्छाई के साथ साथ। तो फिर बोंग कहती है कि मैं तो हर किसी पर बहुत ही जल्दी विश्वास कर लेती हूँ क्योंकि विश्वास करना शक करने से आसान होता है। तो फिर सियोजुन बड़े ही प्यार से पूछता है, क्या तुम मुझ पर भी भरोसा करती हो? बोंग तुरंत जवाब देती है कि हाँ बिल्कुल, तुम पर तो बहुत विश्वास करती हूँ क्योंकि आखिर में तुम हो तो बहुत अच्छे इंसान ना। भाई लोग देखो, सियोजुन अच्छा इंसान हो या ना हो, पर बोंग को तो ये अच्छा लगेगा ही ना, क्योंकि प्यार अंधा जो होता है। बोंग एक पैक लगा के टल्ली हो जाती है और जब वो टल्ली हो जाती है तो फिर एक विजन देखती है जिसमें वो धोखेबाज लड़की को मरा हुआ पाती है। और जैसे ही ये वो देखती है तो तुरंत उठकर यहाँ से भाग जाती है धोखेबाज लड़की के पास। और जब सियोजुन वापस आता है वॉशरूम से तो फिर वो देखता है कि बोंग का फ़ोन तो यहीं पर है, लेकिन बोंग गायब है। बोंग सीधे धोखेबाज लड़की के पास जाती है और यहाँ पर धोखेबाज लड़की एक डिलीवरी करने के लिए जा रही थी। तो फिर बोंग उसके पीछे ही बैठ जाती है और कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, तुमने सिर्फ बदला लिया है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो फिर मैं भी ऐसा ही करती। मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, इसीलिए तुम्हारे साथ चलूँगी। धोखेबाज लड़की बोंग से पीछा छुड़वाना चाहती थी, लेकिन बोंग तो उससे फेविकोल जैसे चिपक जाती है। और धोखेबाज लड़की अपनी डिलीवरी वापस करके जब आती है तो फिर वो बोंग से कहती है कि देखो वहाँ पर रोशनी है, तो वहाँ चल के बात करते हैं। और बोंग जब उधर आगे जाती है तो फिर धोखेबाज लड़की तुरंत अपना स्कूटर स्टार्ट करके भाग जाती है। इसीलिए कहते हैं फेविकोल ज़्यादा यूज़ नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर बोंग को फेविक्विक यूज़ करनी चाहिए थी ताकि वो धोखेबाज लड़की से एक सेकंड को भी दूर ना हो सके, अच्छे से चिपक जाते ना दोनों साथ में। लेकिन अब बोंग क्या ही कर सकती है।
वो पैदल जाने लगती है, लेकिन रास्ते में वो देखती है कि धोखेबाज लड़की का स्कूटर पड़ा हुआ है, इसलिए वो बिना देरी करे यहाँ पर एक जुगनू को पकड़ती है और उसका पिछवाड़ा टच होने पर वो देखती है कि धोखेबाज लड़की एक जगह पर भाग रही है और उसका पीछा कर रहा है वही सीरियल किलर। और बॉन्ग तुरंत उसी डायरेक्शन में जाती है और यहाँ पर सीरियल किलर ने धोखेबाज लड़की को मार ही दिया होता है, लेकिन तभी बॉन्ग आकर यहाँ पर सीरियल किलर का खोपड़ा फोड़ देती है और धोखेबाज लड़की को बचा लेती है। और हाथापाई के दौरान बोंग के हाथ पर भी चाकू लग जाता है। बोंग तुरंत यहाँ पर धोखेबाज लड़की को लेकर भाग जाती है और वो एक जगह पर धोखेबाज लड़की को छिपा देती है क्योंकि उस लड़की का पैर टूट चुका है और उसको चाकू भी लगा है। बोंग उस लड़की का पिछवाड़ा टच करती है, लेकिन उस सीरियल किलर का चेहरा उस लड़की ने नहीं देखा और न ही बोंग ने देखा। अब बोंग उस लड़की को यहीं पर रहने के लिए बोलती है और कहती है कि मैं जल्दी से मदद लेकर आती हूँ। घबराई हुई बोंग हाईवे पर जाती है और एक बस को रोकती है, तो फिर बस के लोग निकलकर बाहर आ जाते हैं और इनमें से एक होता है तांत्रिक बाबा। और तांत्रिक पूछता है कि बोंग क्या हुआ, लेकिन बोंग इनको कुछ भी नहीं बताती क्योंकि इसको याद आ जाता है कि ली जोंग ने कहा था कि पक्का सीरियल किलर मू जिन से ही है, मतलब इसी शहर से है। इसीलिए बोंग किसी को कुछ ना बताकर सीधे ली जोंग को ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ मेयर के ऑफिस पर भीड़ लगी हुई है क्योंकि मेयर फिर से इलेक्शन जीत गया है और फिर से मेयर बन गया है। और यहाँ पर बोंग भी आ जाती है ली जोंग को ढूंढते हुए। अब क्योंकि यहाँ पर उसको ली जोंग नहीं मिलता है, इसीलिए वो जाने लगती है और रास्ते में उसको सियोजुन भी मिलता है। तो फिर वो उससे कहती है कि मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकती और वो यहाँ से भी चली जाती है। सियोजुन बोंग को रोककर उसका फोन देने की कोशिश करता है, लेकिन बोंग तो रुकती ही नहीं। बोंग लीजोंग के पास जाती है और लीजोंग को जब ये बात बताती है तो फिर ये दोनों साथ में जल्दी से उस धोखेबाज लड़की के पास जाने लगते हैं, लेकिन जाकर देखते हैं कि उसको तो पहले ही मार दिया गया है। इन लोगों को सबसे पहले शक मिस्टर फैन पर होता है, तो फिर बोंग तुरंत जाकर उनका पिछवाड़ा टच करती है, लेकिन मिस्टर फैन तो दोपहर से बैठे हुए पी रहे थे, इसीलिए टल्ली होकर बेहोश पड़े हैं। अब इसके बाद बोंग लीजोंग को बताती है कि उस कातिल ने पहले उस पर हमला किया, लेकिन वो धोखेबाज लड़की वहां से भाग गई। लेकिन कातिल ने फिर से उसका पीछा किया और उसके हाथों को बांध दिया, पर मैंने उसको वहां से बचा लिया और उस धोखेबाज लड़की को मैंने एक जगह पर छिपा दिया, जिस जगह के बारे में किसी को भी नहीं पता था। लीजोंग कहता है कि उस जगह के बारे में कातिल को पता कैसे चला। शायद हो सकता है कि उसके पास भी तुम लोगों जैसी पावर हो। तो फिर कहता है कि अरे छोड़ो, मैं भी क्या ही बकवास कर रहा हूँ। तो फिर तभी बूम कहती है कि हाँ हो सकता है। मिस्टर फैन ने जब मेरा पैर छुआ था तो उन्हें एक परछाई दिखाई दी थी किसी तीसरे आदमी की, मतलब कि हमारे अलावा कोई तीसरा भी है जिसके पास पावर्स हैं। इन लोगों को कंफर्म हो जाता है कि सीरियल किलर के पास भी पावर है। अब लीजोंग कहता है कि तुम्हें याद करना होगा कि तुम उस लड़की को छिपाने के बाद किस किस लोगों से मिली थी, उनमें से कोई ही एक सीरियल किलर है। ली जोंग यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाता है और कहता है कि कातिल को सिर्फ तुमसे खतरा है क्योंकि उसको तुम्हारी पावर्स का पता है और तुम्हें आंखों के बंद होने के बाद कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब ये कि अगर मैं कातिल होता तो फिर मैं आंख बंद करके खून करता। बोंग बताती है कि अगर मैं किसी के पिछवाड़े को छूती हूँ तो फिर मुझे काला पर्दा जरूर दिखाई देता है। मुझे लगता था कि आंखें बंद होने के बाद वो काला पर्दा दिखता है, लेकिन शायद वो खूनी उस काले पर्दे को खुद से बना सकता है। अगले दिन मेयर सीनियर से मिलता है और सीनियर से कहता है कि सीरियल किलर के बारे में तुम लोग जांच तो करते रहो, लेकिन कोशिश करना कि इसके बारे में ज़्यादा लोगों में पता न लगे क्योंकि हमारे शहर की फिर बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। और दूसरी तरफ ली जोंग कैसे न कैसे करके इस कैफ़े ओनर से कैफ़े गर्ल का कर्जा चुकाकर उसको आज़ाद करा लेता है। अब मिस्टर फैन और कैफ़े गर्ल दोनों साथ में रह सकते हैं। दूसरी तरफ हम दो और प्यार के पंछियों को देखते हैं। खैर इन दोनों को हवा में उड़ने देते हैं क्योंकि हम इन दोनों के बारे में घंटा कोई बात नहीं करने वाले, क्योंकि प्यार के पंछी हैं, हवा में उड़ते ही रहेंगे। बोंग को ढूंढते हुए ली जोंग पहुंच जाता है हॉस्पिटल में और पूछता है कि अब तुम्हारा हाथ कैसा है, कब तक ठीक होगा। तो फिर बोंग कहती है कि हाँ तुम मेरा पीछा कर रहे थे, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी। तो फिर इस पर वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि सीरियल किलर भी मिल जाए शायद। वो मछली है और तुम चारा। और ये कहकर वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो उनको इस बात से गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि हाई स्कूल में तुम्हें एक लड़की ने छोड़ दिया था और तुम रोते रहे, तुम जैसे बोरिंग इंसान से कौन ही प्यार करेगा। ये सुनते ही ली जोंग तुरंत ब्रेक लगा लेता है और घूर कर देखने लगता है बोंग को, और जब वो बोंग के पास जाने लगता है तो बोंग की तो फट जाती है, लेकिन वो साइड से निकल कर कहता है कि गाड़ी बाहर खड़ी है।
यहाँ पर बोंग की जान सच में बच गई, वरना ये लीजोंग छोड़ता नहीं उसको, क्योंकि बोंग ने पिछवाड़ा छूकर पता नहीं लीजोंग के बारे में क्या क्या देख लिया है। अब क्योंकि बोंग का हाथ जख्मी है इसीलिए वो तो लोगों के पिछवाड़ों को नहीं छू सकती है, तो फिर ये लोग पहुंच जाते हैं सीधे मिस्टर फैन के पास, और यहाँ पर मिस्टर फैन के हाथों की अच्छे से केयर कर रहा होता है लीजोंग, क्योंकि हाथों की केयर करने से पावर और ज्यादा अच्छी हो जाएगी ना। खैर हंसी की बात यह थी कि मिस्टर फैन लड़के हैं, लेकिन उसके बाद भी, एक मिनट, लड़के थोड़ी ना है, ये तो अंकल जी हैं, तो अंकल जी को यहाँ पर नेल पॉलिश लगा रहे हैं ये लोग, वाओ। मिस्टर फैन बोंग के पैर को छूकर उस तीसरे पर्सन को फिर से देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बस एक परछाई जैसा था, ठीक से दिखता नहीं, और बोंग को तो उस पर्सन के बारे में कभी पता ही नहीं था, उसने निगाहें घुमाई होंगी तो वो कैप्चर हो गया। मिस्टर फैन उस तीसरे पर्सन के बारे में बता रहे होते हैं कि उस पर्सन की हाइट इतनी होगी, लेकिन मुझे इस बात पर डाउट है कि शायद उसके पास पावर्स ना हो, क्योंकि मैंने और बोंग ने तो गाय को छुआ हुआ था उस टाइम पर, लेकिन उस तीसरे पर्सन ने गाय को टच नहीं किया था। तो फिर लीजन इस पर कहता है कि नहीं, उस पर्सन के पास पावर तो पक्का है ही। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि स्योजुन आता है स्टोर से बाहर, और उसको देखने के बाद मिस्टर फैन कहते हैं कि उस तीसरे पर्सन की लंबाई और बॉडी थोड़ी थोड़ी स्योजुन से मिल रही है। तो फिर ली जोंग का शक सीधे स्योजुन पर चला जाता है, और वो स्योजुन से थोड़ी बात करने की कोशिश करता है, लेकिन स्योजुन कहता है कि मुझे अभी काम पर जाना है तो टाटा, तो वो तो निकल लेता है यहाँ से। ली जोंग स्योजुन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है और उसको पता लगता है कि स्योजुन दिन में काम करता है, और देखा जाए तो सारे मर्डर रात में हुए हैं, तो शक की सुई स्योजुन पर बहुत ज़्यादा जाती है। अब ली जोंग अपने घर पर होता है और वो देखता है कि बोंग के रूम की लाइट बंद है, इसीलिए वो सीधे बोंग को कॉल कर देता है, लेकिन बोंग कहती है कि अरे मैं अपने रूम में ही हूँ, बस सो रही थी इसीलिए मैंने लाइट ऑफ कर दी, और इसके बाद वो झूठ बोलकर फ़ोन कट कर देती है। लेकिन हम तो देखते हैं कि वो तो असल में स्योजुन के साथ है उसकी वर्कशॉप पर, और यहाँ पर हमें बहुत ही डरावने तरीके से दिखाया जाता है कि स्योजुन उसी चाकू को उठा रहा है जिससे खून किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि बॉन्ग का टिकट कट गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है बे, क्योंकि यहाँ पर सियोजुन तो बस चाकू इसलिए उठा रहा था क्योंकि उसे फल काटने हैं, और क्योंकि ली जोंग को हो रही थी बॉन्ग की चिंता, इसीलिए वो बिना देरी करे वहां पर पहुंच जाता है। और ये देखने के बाद तो बॉन्ग बेचारी कि ये साला यहाँ भी आ गया। तो यहाँ पर कबाब में हड्डी सेकंड मेन कैरेक्टर नहीं बल्कि मेन कैरेक्टर है। वैसे जो भी कहो, ली जोंग को सियोजुन पर अंधा शक है भाई साहब, उसको कंफर्म लग रहा है कि यही है सीरियल किलर। बोंग अगर सियोजुन से मिलती भी है तो फिर ली जोंग तुरंत उसको मैसेज करके कहता है कि मरने की जल्दी है क्या साली। ये देखकर बोंग तुरंत ली जोंग के पास जाती है, तो फिर वो उससे कहता है कि अपनी ठरक मिटाने के चक्कर में जल्दी टिकट मत कटा लेना अपना, और सियोजुन से दूर ही रहो। ली जोंग यहाँ पर जितनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करता है उसको उतना ही ज़्यादा सियोजुन पर शक होता जाता है, और तभी यहाँ पर इन लोगों को पता लगता है कि यहाँ एक बड़ा फेस्टिवल होने वाला है। और ये पता चलने की ही देरी थी कि ली जोंग का दिमाग घोड़े की तरह दौड़कर एक प्लान लेकर आता है। मिस्टर फैन अपना वहां पर एक स्टॉल लगा रहे होते हैं, तो इसीलिए ली जोंग उनसे कहता है कि जो भी तुमसे दूध खरीदे तुम उसको फ्री में पैरों की मसाज देना, और उसके पैरों को छूकर उसकी याददाश्त देख लेना। और यहाँ पर ये लोग अपने साथ तांत्रिक को भी मिला लेते हैं, क्योंकि तांत्रिक भी अपना स्टॉल खोलने वाला है। तो फिर यहाँ पर इन्होंने दिमाग लगाकर एक कुर्सी बनवाई है जिस पर जाल लगा हुआ है, अगर कोई उस पर बैठेगा तो पीछे नीचे से बोंग उसका पिछवाड़ा छूकर तांत्रिक को उसका भविष्य या पास्ट जो भी है वो बताएगी, और तांत्रिक उस पर्सन को चूतिया बनाएगा। यहाँ पर गुंडी का काम था, जिन लोगों को इन पर शक है उन लोगों को ले जाकर या तो तांत्रिक के पास बोंग से पिछवाड़ा छुआना, या फिर मिस्टर फैंग के पास ले जाकर उनका पैर छुआना। तो ये लोग यहाँ पर कुछ लोगों को टच करते हैं, लेकिन उनकी मेमोरी से इनका घंटा कुछ पता नहीं लगता। ये लोग कैसे न कैसे कर कर तांत्रिक की पिछवाड़ा टचिंग कुर्सी पर सीनियर को बैठाते हैं, और यहाँ पर बोंग उनका पिछवाड़ा छूती है नीचे से। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये लोग पावर वाले तीसरे पर्सन को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वही तो खूनी है, और उसको तो बोंग की और मिस्टर फैन के पावर के बारे में पता है, इसीलिए ये लोग ये काम चोरी चोरी कर रहे हैं। और ऊपर से वो खूनी भी इस चीज़ का ध्यान रख रहा है कि बोंग अगर उसका पिछवाड़ा टच करे तो उसको कुछ भी दिखाई ना दे। तो इसीलिए ये लोग उल्का वर्षा वाली रात जो तबेले में तीसरा पर्सन है उसको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम की अपनी यादें तो वो ब्लैक पर्दे में नहीं कर पाया होगा ना। तो इससे इन लोगों को पता लग जाएगा कि किसके पास पावर है, और वही तो सीरियल किलर होगा। तो यहाँ
पर बोंग जब सीनियर का पिछवाड़ा टच करती है तो फिर उसको उल्का वर्षा वाली रात वो तबेले में नहीं दिखाई देते, लेकिन वो तभी एक और चीज़ देखती है। यहाँ पर नाना जी ने सीनियर को एक फाइल देते हुए कहा है कि मैं बहुत सालों से इस केस पर काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं आगे नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये केस तुम देखो। खैर बोंग यहाँ पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं देख पाती। देखा जाए तो यहाँ पर नाना जी भी कुछ कांड कर रहे हैं, कुछ तो छिपा रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है दया। कोई ना, हम इन सब की धोती खोलकर सारी गड़बड़े खत्म कर देंगे। सियोजुन दूध लेने मिस्टर फैन के पास आता है और इसके साथ जो ये बच्चा है ये किसी और का नहीं बल्कि तांत्रिक का बच्चा है। तांत्रिक ने अपनी घरवाली से लड़ाई कर ली, इसीलिए वो अपने बेटे को साथ में ले आया। तो यहाँ पर ली जोंग के कहने पर मिस्टर फैन सियोजुन के पैरों को छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन सियोजुन ऐसा नहीं करने देता। मतलब गड़बड़ भाई लोग। अब मिस्टर फैन लोगों के पैरों को दबा दबा कर परेशान हो चुके हैं और यहाँ पर डोकी आता है और वो अपने पैरों की मसाज कराने लगता है और उसके पैरों को छूकर मिस्टर फैन को दिखता है कि सियोजुन उस रात उनके तबीले के पास में ही था। जैसे ही इस बात के बारे में ली जोंग को पता लगता है तो फिर वो तुरंत इनके प्लान को चेंज कर देता है और मिस्टर फैन और बोंग से बोलता है कि सभी के पिछवाड़े टच कर कर सिर्फ उनकी मेमोरीज में सियोजुन को ढूंढो। बोंग तो कहती भी है कि मेरा सियोजुन ऐसा नहीं है, तो फिर यहाँ पर ली जोंग उसको डांट लगा देता है कि चुपचाप से काम कर। खैर बोंग एक पर्सन का पिछवाड़ा छूती है तो फिर यहाँ पर उसको दिखते हैं मेयर और मेयर का पीछा कर रहा होता है सियोजुन। खैर इनके पीछे उस टाइम पर एक पुलिस वाली दीदी भी होती है, इस वजह से उसका पिछवाड़ा छूकर बोंग को पता लग जाता है कि सियोजुन ने कुछ भी गलत नहीं किया है। और ये बात बहुत ही चिढ़ाते हुए वो ली जोंग को बताती है कि मैंने कहा था ना कि सियोजुन ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर गुंडी को फेस्टिवल में मोटू मिलता है और मोटू उससे कहता है कि मैंने यहाँ पर गाना गाने वाले कंपटीशन में हिस्सा लिया है, दीदी आप भी मेरे साथ गाना गाइए ना। वैसे तो ये इसको दीदी दीदी बोलता रहता है, लेकिन फिर भी इन दोनों का चक्कर है। मुझे समझ नहीं आता कि भाई लोग ये लोग चीन में और ये जापान कोरिया यहाँ पर ये दीदी भैया वाला रिश्ता क्या चक्कर है। खैर छोड़ो, हम तो किसी को भाई बोल देते हैं तो वो भाई ही बन जाता है, उसके साथ चक्कर का कोई चक्कर नहीं। खैर गुंडी यहाँ पर मोटू को इग्नोर कर रही होती है और वो उससे साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझसे दूर रहो। जब मोटू अपना गाना गाना शुरू करता है तो फिर गुंडी वहीं पर होती है और जब वो गाना सुनती है तो वो खुद को रोक ही नहीं पाती और फिर क्या था, वो भी मूड में आ जाती है और जाकर स्टेज पर दोनों साथ में गाना गाते हैं। और यही नहीं, दोनों रिवॉर्ड भी जीत जाते हैं, फर्स्ट वाला रिवॉर्ड। वाओ जोड़ी अच्छी है, बहुत पैसा छापेंगे ये दोनों। मिस्टर फैन नाना जी के पैरों को भी मसाज कर रहे होते हैं तो फिर वो देखते हैं कि मेयर भी उस रात तबीले में गया था मिस्टर फैन के पापा से मिलने के लिए। तो फिर ये बिना देरी करे मेयर को अपने जाल में फंसाते हैं और बैठा देते हैं तांत्रिक की कुर्सी पर और नीचे से बोंग मेयर के पिछवाड़े को छूती है। मेयर तो वहां पर मिस्टर फैन के पापा से तबीला खरीदने के लिए गया था, लेकिन मिस्टर फैन के पापा ने साफ मना कर दिया कि ये तो मेरा बेटा मिस्टर फैन ही लेगा, मैं इसको नहीं बेचने वाला। खैर मेयर की यादों में बोंग हल्का सा देख लेती है तांत्रिक को और अब इनकी सबकी सुई तांत्रिक पर जाती है क्योंकि वो भी तो तबीले पर था ना। यहाँ पर बोंग मेयर की यादों में अपनी मोम को भी देखती है। जिस रात उसकी मोम ने आत्महत्या की थी उस रात बोंग की मोम और मेयर दोनों साथ में थे। तो अब मिस्टर फैन बिना देरी करे अपने काम पर लग जाते हैं। कैसे न कैसे बहाने मारकर वो तांत्रिक के पैरों को टच करते हैं और वो देखते हैं कि तांत्रिक तो पास की पहाड़ी पर उल्का वर्षा देखने गया था ताकि उसकी तांत्रिक विद्या और ज़्यादा अच्छी हो जाए, लेकिन वो पहाड़ी पर से नीचे गिर जाता है और वो सीधे तबेले में लैंडिंग करता है। लुढ़कते पुढ़कते तांत्रिक यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर मिस्टर फैन सियोजुन को देख लेते हैं और सियोजुन ठीक उसी जगह पर खड़ा था जो कि मिस्टर फैन ने बोंग की मेमोरीज में देखा है। मतलब वो परछाई वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि सियोजुन है। तो यहाँ पर सियोजुन के सीरियल किलर होने के चांस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि अब यहाँ पर इन लोगों को कंफर्म हो चुका है कि सियोजुन ही सीरियल किलर है। इसीलिए गुंडी और मिस्टर फैन कहते हैं कि चलो हमें बिना देरी करे उसको पकड़ लेना चाहिए। तो इस पर ली जोंग इन लोगों से कहता है कि अगर हम उसको पकड़ भी लेते हैं तो हम सबूत क्या दिखाएंगे, हमारे पास तो कोई सबूत है ही नहीं। हाँ वैसे देखा जाए तो इन लोगों के पास घंटा कोई सबूत नहीं है क्योंकि ये लोग तो बस पावर्स के दम पर खूनी को ढूंढ रहे थे। अब पावर के बारे में कौन ही इन पर विश्वास करेगा। ली जोंग अभी बोंग से कहता है कि देखो कैसे भी करके तुम्हें सियोजुन का पिछवाड़ा छूना ही होगा, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि बोंग तो कहीं अलग ही सदमे में बैठी है। वो यहाँ पर अपनी मोम के बारे में सोच रही है।
ये लोग वैसे सियोजुन के पिछवाड़े को छुआने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सियोजुन इनकी चाल में बिल्कुल नहीं फंसता। रात में जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तो फिर मिस्टर फैन कहते हैं कि मैं कैसे भी ज़बरदस्ती करके उसके पैरों को दबोच लूँगा। तो फिर इस पर ली जोंग कहता है कि ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर सियोजुन ही असली कातिल है तो फिर वो खुद को तुम्हें टच नहीं करने देगा और उससे तुम्हें खतरा भी हो सकता है। इसके बाद हम सीनियर को देखते हैं जो कि उसी केस के बारे में जांच कर रहे होते हैं जिसकी फाइल नाना जी ने इनको दी है। तो मैं इस चीज़ के बारे में आप लोगों को थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। इस शहर का जो पहला मेयर था उसने इस शहर में पुनर्विकास के नाम पर लोगों को बहुत महंगे दाम पर जमीन बेची थी और लोगों ने खरीद भी ली थी, क्योंकि इस शहर का पुनर्विकास जो होने वाला था। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और जिन लोगों ने जमीन खरीदी थी उन्होंने अपनी लाइफ के सारे पैसे उसी जमीन में लगा दिए थे। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने उस मेयर के खिलाफ आवाज उठाई। और एक राज की बात बताऊं, बिरजाइन वाला मेयर उस टाइम के मेयर का खास आदमी था। बॉन्ग की मॉम उन लोगों के लिए आर्टिकल लिखती थी क्योंकि उनको उन लोगों का दर्द समझ में आता था। खैर, यहाँ पर सीनियर एक औरत से मिलते हैं और उस औरत को वो फाइल दिखाते हैं जो कि नाना जी ने इनको दी है। उस फाइल में बहुत सारे उस टाइम के फ़ोटो हैं और उन फ़ोटो को देखकर ये औरत कहती है कि ये औरत देख रहे हो, इसके पास एक छोटा बच्चा था। खैर, ये औरत अब तो मर चुकी है, पर पता नहीं ये बच्चा अब कैसा होगा। दूसरी तरफ मौसी जी को सीनियर से पता लग गया है कि नाना जी बॉन्ग की मोम के बारे में थोड़ा जानकारी निकाल रहे हैं। इसीलिए मौसी जी नाना जी पर गुस्सा करने लगती हैं कि पुरानी बात को आप क्यों खाड़ रहे हैं। तो फिर यहाँ पर नाना जी एक सीक्रेट बात बताते हैं। वो कहती हैं कि बॉन्ग की मोम ने खुदकुशी नहीं की थी। अब हम अपने काम पर मिस्टर फैन को देखते हैं जो कि अपने सामने से सियोजुन को जाते हुए देखते हैं। इसीलिए वो खुद को रोक नहीं पाते उसका पीछा करने से और वो उसके पीछे पीछे उसके वर्कशॉप तक चले जाते हैं और मैसेज करके ली जोंग को बताते हैं कि वो अभी सियोजुन पर नज़र रखे हुए हैं। और वो जब वर्कशॉप के अंदर झांक कर देखते हैं तो फिर वो देखते हैं कि सियोजुन तो आराम से सो रहा है। इसीलिए वो ली जोंग से कह देते हैं कि मैं तो चला सियोजुन के पैर छूने, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है। ली जोंग उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर फैन तो अंदर चले जाते हैं और वो सियोजुन के पैर को छूने ही वाले थे तभी सियोजुन उठ जाता है और वो पीछे जाकर टकरा जाते हैं लकड़ी के उससे, पता नहीं किस चीज़ से, और उनके ऊपर बहुत सारी लकड़ियाँ गिर जाती हैं। ली जोंग तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है और हम देखते हैं कि मिस्टर फैन की तो बहुत ही बुरी हालत है और ली जोंग बहुत ज़्यादा रोने लगता है कि मिस्टर फैन, फैन अंकल। लेकिन तभी पीछे से मिस्टर फैन आते हैं और जिन्हें देखकर बेचारा ये डर ही जाता है। खैर, यहाँ पर मिस्टर फैन को ज़्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन अब वो अपनी पावर्स का कुछ दिनों तक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ली जोंग को यहाँ पर लग रहा था कि मिस्टर फैन को सियोजुन ने मारा है, लेकिन मिस्टर फैन बताते हैं कि नहीं नहीं, उस लड़के ने तो असल में मेरी जान बचाई है। उसने आधे सामान को अपने हाथों से रोक लिया था जिस वजह से मैं बच गया, वरना पक्का मारा जाता। मुझे तो लगता है कि वो अच्छा लड़का है, हम बेकार में उस पर शक कर रहे हैं। अब हम गुंडी को देखते हैं जिसको बॉन्ग से इतना ज्यादा प्यार है कि वो अपनी चमचियों को बॉन्ग की रक्षा करने के लिए लगा देती है, वो भी शिफ्ट में। मतलब वैसे एक बात बताओ, ये गुंडी की चमचियों के पास कोई और काम नहीं है क्या? और ये गुंडी की चमची इतनी खतरनाक कैसे है? मतलब देख रहे हो कितनी ज्यादा लॉयल है भाई लोग, इतने लॉयल तो कुत्ते भी नहीं होते। फिर हम देखते हैं कि बॉन्ग बैठी हुई एक जगह पर पैक लगा रही होती है, तभी यहाँ पर सियोजुन आ जाता है और वो आकर उससे पूछता है कि ऐसा कौन सा गम है जो आप अकेले बैठी हुई पी रही हैं। तो फिर बॉन्ग यहाँ पर अपनी माँ के बारे में बताने लगती है और कहती है कि मेरी मॉम, पता नहीं उन्होंने क्यों आत्महत्या कर ली, इसकी कोई वजह भी नहीं थी। तो फिर यहाँ पर सियोजुन कहता है कि आप बहुत अच्छी हैं बॉन्ग, लेकिन मैं माँ वाले टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता। तो फिर बॉन्ग पूछती है ऐसा क्यों? तो फिर वो बताता है कि मेरी माँ बचपन में ही मुझे कहीं छोड़कर गायब हो गई, जिस वजह से मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया और उनसे नफरत हो गई, लेकिन अभी तो उनकी याद आती है। और यहाँ पर माहौल थोड़ा सैड हो जाता है, इसीलिए बॉन्ग सियोजुन को बड़े प्यार से दिलासा देती है। सियोजुन बॉन्ग को घर छोड़ने आता है। बॉन्ग उससे कहती है कि पहले तुम चले जाओ फिर मैं अंदर चली जाऊंगी। तो फिर सियोजुन यहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी सामने से आता है ली जोंग और आकर कहता है कि थोड़ा कम घूरो उसे वरना नजर लग जाएगी। बॉन्ग कहती है तुम यहाँ कब से हो? तो वो एक्टिंग करते हुए कहता है कि पहले तुम चली जाओ फिर मैं चली जाऊंगी। और अब वो बॉन्ग को डांटने लगता है कि तुम उसके साथ ऐसे कैसे घूम सकती हो, तुम्हें पता भी है वो खूनी है। तो फिर बॉन्ग भी यहाँ पर उससे लड़ पड़ती है कि तुम कैसे कह सकते हो कि वो खूनी है।
अब ये लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो फिर बोंग कहती है कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि सियोजुन खूनी है, मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा पर नहीं लगता। सीरियल किलर तो असल में साइकोपैथ जैसे होते हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल भी साइकोपैथ नहीं लगता है, उसे भी दूसरों का दर्द समझ में आता है। साइकोपैथ तो असल में तुम लगते हो। तो फिर वो कहता है कि हाँ, मैं कहाँ से लगता हूँ। तो फिर वो कहती है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे मोम की याद आई थी, मैं समुद्र के किनारे बैठकर दारू पी रही थी, तो तुम इस पर क्या कहोगे। तो फिर वो सीधे जवाब देता है कि ज़्यादा मत पियो वरना समुद्र में गिर जाओगी। मतलब भाई रियल में साइकोपैथ तो असल में ज़्यादा ली जोंग ही लगता है। खैर यहाँ पर बातों ही बातों में बोंग सीरियस होकर ली जोंग से कहती है कि मुझे जानना है मेरी मोम ने खुदकुशी क्यों की थी। अब क्योंकि बोंग ज़्यादा सैड हो चुकी है, इसीलिए ली जोंग बड़े ही अजीब तरीके से उसको मारते हुए उसको दिलासा देने लगता है। अगले दिन हम देखते हैं कि मौसी जी और सीनियर दोनों मिलकर बोंग की मोम के कातिल को ढूंढने लगते हैं और पुनर्विकास में जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। यहाँ पर वो देखते हैं कि जिन लोगों ने उस टाइम पर महंगे दामों पर ज़मीन खरीदी थी, वो ज़मीन अभी मेयर के नाम पर है, लेकिन उनमें से एक पर्सन ऐसा भी था जिसने वो ज़मीन नहीं बेची थी, इसीलिए वो उस पर्सन से मिलने के लिए जाते हैं और यहाँ पर उनसे मिलकर पता लगता है कि मेयर कमीने टाइप का है। उसी ने उस टाइम पर पुनर्विकास के नाम पर लोगों को महंगे दामों में ज़मीन खरीदने के लिए उकसाया था। और क्योंकि वो पुनर्विकास वाली बात झूठी थी, इसी वजह से बाद में किसी ने भी उस जमीन को नहीं खरीदा, कौड़ियों के भाव भी नहीं खरीदा। लेकिन अचानक से ये मेयर सामने आया और अच्छे दामों पर उस जमीन को खरीद लिया इसने। लेकिन इस आदमी ने अपनी जमीन को कमीने मेयर को नहीं बेचा। खैर यहाँ पर इन लोगों को एक और औरत के बारे में पता लगता है। ये वही औरत है जिसका एक छोटा बच्चा था। तो हमें पता लगता है कि बोंग की मोम और वो औरत दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी एक दूसरे के। लेकिन उस बच्चे वाली औरत ने इन लोगों को धोखा दिया था, वो इन लोगों के कुछ पैसे लेकर सियोल भाग गई थी। दूसरी तरफ हम नाना जी को देखते हैं जो कि बोंग की मोम की कब्र पर आए होते हैं और जब वो यहाँ पर मेयर के फूल रखे हुए देखते हैं तो उन फूलों को फेंक देते हैं। लेकिन तभी मेयर भी यहाँ आ जाता है तो फिर नाना जी बहाने बनाने लगते हैं कि मुझे दिखाई नहीं देता है ना, इसलिए पता नहीं लगा कि ये फूल तुमने रखे हैं। तो फिर मेयर यहाँ पर कहता है कि हाँ, वैसे आपकी नज़र बहुत कमज़ोर हो चुकी है क्योंकि मेरे ऑफिस में आपने चोरी भी तो की थी और मुझे लगता है कि वो शायद अनजाने में हो गया था, तभी तो बोंग के हाथों वो फाइल वापस भिजवा दी थी। इसका मतलब इस साले मेयर को पता था। भाई लोग कितनी मिस्ट्री है इसमें। ये मेयर भी साला कुछ छिपा रहा है। और यही नहीं, ये जब नाना जी के साथ जा रहा होता है तो फिर नाना जी के पीछे बड़ी ही अजीब तरीके से चल रहा था। साइकोपैथ लग रहा है एक नंबर का। ये मेयर नाना जी को घर पर छोड़कर चला जाता है। यहाँ पर नाना जी पहली बार बोंग का नाम लेते हैं और उससे कहते हैं कि बोंग, क्या तुम मुझे सहारा दोगी। बोंग ये सुनकर नाना जी को घर के अंदर तक ले आती है और बोंग बहुत ज़्यादा खुश और हैरान भी होती है क्योंकि पहली बार उसने नाना जी को टच किया था। दूसरी तरफ उस बच्चे वाली औरत को ढूंढते हुए सीनियर और मौसी जी सियोल पहुंच जाते हैं और यहाँ पर हम सियोल में ही ली जोंग को भी देखते हैं जो कि सियोजुन के बारे में पता कर रहा होता है। ली जोंग एक कॉलेज में आया होता है। यहाँ पर सियोजुन ने पढ़ाई की थी। सियोजुन ने अपनी पढ़ाई बीच में आधी ही छोड़ दी थी। वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा था लेकिन उसने फिर भी पढ़ाई छोड़ दी थी और उसको ये भी पता लगता है कि मेयर कॉलेज में अपना भाषण देने के लिए आया था और उसी के बाद सियोजुन में यहाँ से चला गया। दूसरी तरफ मौसी जी और सीनियर उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर वो बच्चे वाली औरत भाग कर आई थी। खैर यहाँ पर उनको पता लगता है कि वो औरत जब भागकर आई थी तो उसके पास पैसे वैसे कुछ नहीं थे। वो एक अच्छी औरत थी लेकिन अचानक से कहीं गायब हो गई और अपने बच्चे को भी ऐसे ही छोड़ गई। इधर हम बोंग को देखते हैं जो कि मेयर के ऑफिस में आई होती है, लेकिन वो देखती है कि मेयर के पीछे वही सीरियल किलर है रेनकोट वाला। लेकिन जब वो उसका चेहरा देखती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि ये तो तांत्रिक होता है। तो तांत्रिक यहाँ पर मेयर को नहीं मारता है बल्कि वो तो बाहर ही खड़े हुए रोने लगता है। तो फिर ये पुरुष उसके पास जाती है और उसके हाथ से चाकू को खींच लेती है और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों साथ में बैठे हुए थे। तो फिर तांत्रिक बताता है कि मेयर जैसे इंसान को जिंदा नहीं रहना चाहिए। वो बताता है कि इस मेयर ने पुराने मेयर के साथ मिलकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया था। इन्होंने कहा कि सरकार एक पुनर्विकास योजना लाई है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। पुनर्विकास के नाम पर सभी लोगों ने महंगे दामों पर ज़मीन खरीद ली थी क्योंकि उनको लग रहा था कि पुनर्विकास के बाद तो इस ज़मीन का दाम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जिन लोगों ने ज़मीन खरीदी थी उनमें से एक तांत्रिक के पापा भी थे।
जब लोगों के सामने सच्चाई आई कि पुनर्विकास नहीं हो रहा है, पुराने मेयर ने लोगों को चूतिया बनाकर महंगे दामों पर उन्हें जमीन बेच दी थी और बाद में उस जमीन की कीमत फूटी कौड़ी भी नहीं रही, जिस वजह से यहाँ पर तांत्रिक के पापा ने आत्महत्या कर ली थी और उन्हें देखकर सदमे से ही तांत्रिक की माँ भी मर गई। तांत्रिक बोलता है कि पुराने मेयर के साथ ये मेयर भी मिला हुआ था, इस वजह से इस मेयर को तो जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं है। अब बॉन्ग इस चीज के बारे में जाकर थोड़ी रिसर्च करती है और पहुंच जाती है गुंडी के पापा के पास और जाकर पूछती है कि अंकल, उस टाइम पर जो पुनर्विकास योजना लाया था पुराना मेयर, जो कि झूठी निकली, तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया था। तो फिर ये बताते हैं कि अरे, मेयर के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था, उनके खिलाफ उनका कोई करीबी गवाही देने वाला था लेकिन कोई गवाह आया ही नहीं। और वो मेयर तो उसके बाद इस छोटे से शहर से निकलकर पॉलिटिक्स में बहुत आगे तक गया था। और बोंग को ये भी पता लगता है कि जो इस टाइम का मेयर है वो पुराने मेयर का बहुत खास आदमी था। पुराने मेयर ने यहाँ से जाने से पहले इस मेयर को अपनी कुर्सी पर बैठा दिया था। दूसरी तरफ ली जोंग सियोजुन पर नजर रख रहा होता है, लेकिन यहाँ पर सीनियर भी सियोजुन पर नजर रख रहे होते हैं और इस वजह से दोनों ही आपस में 2-3 बार टकरा जाते हैं। लास्ट में ये दोनों पूछ ही लेते हैं कि आखिर ये दोनों सियोजुन पर नजर रख ही क्यों रहे हैं। अब ये दोनों बच्चों की तरह रॉक पेपर सीजर करते हैं और फिर पहले सीनियर बोलते हैं। वो बताते हैं कि पुनर्विकास के टाइम पर जिन लोगों ने मेयर के खिलाफ आवाज उठाई थी उन लोगों की प्रेसिडेंट का बेटा है सियोजुन। अब वो ली जोंग से पूछते हैं कि तुम क्यों सियोजुन पर नजर रख रहे हो। तो फिर ली जोंग कहता है कि मुझे शक है कि उसी ने ये सारे खून किए हैं, वही है सीरियल किलर। तो फिर सीनियर उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई सबूत है या फिर नहीं। तो फिर यहाँ पर अब ली जोंग के पास तो कोई घंटा सबूत है नहीं, इसीलिए वो कहता है कि अरे, क्या आप एलियन पर विश्वास करते हैं। मतलब वो यहाँ पर पावर्स के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन सीनियर कहते हैं कि अबे चूतिया किसे बना रहा है। तो लास्ट में ली जोंग बोल देता है कि अरे नहीं, ऐसे ही मेरे दिल ने कहा था कि ये कातिल हो सकता है, इसीलिए मैं इस पर नजर रख रहा था और कुछ भी नहीं। बोंग यहाँ पर ली जोंग से हेल्प लेती है अपनी मॉम के केस के बारे में। ली जोंग पुलिस स्टेशन की फाइलों में चेक करता है कि बोंग की मॉम की जो डेथ हुई थी उसको आत्महत्या क्यों कहा गया। ली जोंग आकर बोंग को बताता है कि तुम्हारी मॉम ने नींद की दवाई खाई थी जो कि वो हमेशा से खाती थी, लेकिन उस रात उन्होंने अपनी कार ऐसे ढलान पर खड़ी की हुई थी और जैसे ही नींद की गोली खाकर उनको नींद आई तो उनका पैर ब्रेक से हट गया और उनकी कार सीधे जाकर पानी में गिर गई। पुलिस वालों ने इस चीज को 5 बार ट्राई किया और 3 बार कार जाकर पानी में गिरी, लेकिन 2 बार टस से मस भी नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर मेयर अगर अपनी गवाही नहीं देते तो तुम्हारी माँ के केस की और ज्यादा छानबीन होती। मेयर का नाम सुनते ही बोंग के दिमाग की बत्तियां जलती हैं और वो सोचती है कि इस साले मेयर में पक्का कुछ तो गड़बड़ है और वो इस चीज के बारे में गुंडी से बात कर रही होती है। तो फिर गुंडी कहती है कि तुम मेयर का पिछवाड़ा क्यों नहीं छू लेती, अगर तुझे इतना ही शक है तो फिर बोंग कहती है कि अरे वो मेयर है, मैं उसका ऐसे कैसे पिछवाड़ा छू सकती हूँ, और मुझे थोड़े टाइम के लिए नहीं, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा उसका पिछवाड़ा टच करके सब कुछ देखने में। तो फिर यहाँ पर गुंडी सोचकर कहती है कि ओ अच्छा, तो तुझे टाइम चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं कि गुंडी अब पहुंच जाती है मेयर के पास और उसको पकड़ कर ले जाती है। और यहाँ पर गुंडी के सभी चमचिए बैठी हुई थी और वो मेयर से कहती है कि देखिए मेयर, आपको जवान लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। और ये लोग यहाँ पर मेयर को अपनी बातों में चूतिया बनाकर फंसा लेते हैं। ये लोग मेयर को पिला पिला कर टल्ली कर देते हैं और जब मेयर चारों खानी चित हो जाता है तो फिर बोंग मेयर का पिछवाड़ा टच करती है और यहाँ पर उसे अपनी मॉम की मौत की सच्चाई पता चल जाती है। असल में पुराने मेयर के खिलाफ गवाही यही मेयर देने वाला था बोंग की मॉम के साथ मिलकर, लेकिन यहाँ पर पुराने मेयर ने इसको पकड़ लिया और बहुत मारा और कहा कि देख, तुझे अगर यहाँ का मेयर बनना है तो फिर तुझे ये सब कुछ छोड़ना होगा और उस औरत को भी मारना होगा। इसीलिए इस मेयर ने बोंग की मॉम को नींद की दवाई खिलाकर उसकी कार को धक्का दे दिया था पानी में। नेक्स्ट सीन में हम ली जोंग को देखते हैं जो कि सीनियर को परेशान कर रहा होता है। जिन तीनों लोगों को सीरियल किलर ने मारा है उनके बारे में ये कुछ कनेक्शन ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन ली जोंग तो यहाँ पर सीधे सीधे सियोजुन के साथ उनका कनेक्शन ढूंढ रहा होता है और वो कहता है कि सियोजुन का अगला शिकार मेयर होगा क्योंकि मेयर ने उसे धोखा जो दिया है। लेकिन सियोजुन का समझ नहीं आ रहा कि इन तीनों को क्यों मारा उसने, इनके तो जेंडर भी सेम नहीं है। लेकिन तभी वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है और कहता है कि अरे हाँ, धोखा, ये मरने वाले तीनों लोग कहीं ना कहीं धोखेबाज लोग थे। तो फिर यहाँ पर सीनियर कहते हैं कि
देख भाई, ये तीनों धोखेबाज हैं, ये हमें तो पता है, लेकिन उस सीरियल किलर को कैसे पता लगा? तुम ये कहना चाहते हो कि हम पुलिस वालों में से कोई जासूस है उसका, या फिर उसके पास कोई तुम्हारी बताई गई शक्ति है जिस वजह से उसे पता लगा कि ये धोखेबाज है? ली जंग अपने मन में सोचता है कि हाँ, उसके पास शक्ति ही तो है। सीनियर यहाँ से ये कहकर चले जाते हैं कि भाई तू अपने दिल और फेफड़े की मत सुन, चुपचाप से सही से इन्वेस्टिगेशन कर ले। दूसरी तरफ डोकी सियोजुन पर नजर रख रहा होता है, लेकिन अचानक से उसको पता लगता है कि सियोजुन तो 1 घंटे पहले ही यहाँ से चला गया है। तो फिर डोकी परेशान हो जाता है, और ये चीज़ जैसे ली जंग को पता लगती है तो फिर वो तुरंत पहुँच जाता है मेयर के ऑफिस। लेकिन वहाँ जाकर वो कुछ खतरनाक देखता है। वहाँ पर वो देखता है कि मेयर तो मर चुका है, और वहीं पर बेहोश पड़े हुए हैं नाना जी, और उनके हाथ में वही सीरियल किलर वाला चाकू भी है। मतलब कि यहाँ पर ये लोग सीरियल किलर बता रहे होते हैं नाना जी को। ली जंग तो सबसे पहले जाता है सियोजुन के पास और उसे जाकर बताता है कि मेयर का खून हो चुका है। तो फिर इस पर सियोजुन को बिल्कुल भी सदमा नहीं लगता, वो तो बस नॉर्मल रहता है और कहता है कि हाँ, तो इसमें मैं क्या करूँ। ली जंग उससे पूछता है कि 1 घंटे तक तुम कहाँ पर थे? तो फिर सियोजुन बोलता है कि मैं अपनी वर्कशॉप पर ही था, तुम्हें डोकी ने बताया नहीं, वो तो मुझ पर नजर रख रहा था। ली जंग को सियोजुन से कुछ भी पता नहीं लगता, और दूसरी तरफ नाना जी को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है, लेकिन पुलिस वाले उन पर नजर रख रहे हैं, किसी को भी उनसे मिलने नहीं दे रहे। अगले दिन ली जंग सीनियर से कहता है कि जल्दी से अपने पास जितनी भी सीरियल किलर के बारे में जानकारी है उसको कलेक्ट करके पुलिस स्टेशन से निकलो, क्योंकि मेयर का कत्ल हुआ है। इस वजह से ये केस हमसे छीनकर सियोल वालों को दे दिया जाएगा और हमारी मेहनत सारी खराब हो जाएगी, और वो नाना जी को सीरियल किलर बता देंगे। अब क्या था, ये लोग बिना देरी करे सारा सामान लेकर पहुंच जाते हैं ली जंग के घर। अगले सीन में हम बोंग और मोसी जी को देखते हैं, जो कि न्यूज़ देख रहे होते हैं, और न्यूज़ में मेयर का साफ साफ कातिल नाना जी को बताया जा रहा है। ये देखकर मौसी जी तो परेशान हो जाती हैं और सीनियर से मिलने जाने लगती हैं, लेकिन बोंग को तो यहाँ पर लग ही रहा है कि नाना जी ने ही उसको मारा है, क्योंकि नाना जी को हमेशा से मेयर पर शक था कि उन्होंने ही बोंग की मोम को मारा है। लेकिन यहाँ पर बोंग ने जब अपनी मोम के बारे में नाना जी से पूछने की कोशिश की तो नाना जी ने उससे डांट कर कह दिया था कि मुझे जो करना है मैं खुद कर लूँगा, तुम दूर ही रहो इस सब से। बोंग के घर पर बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर आ रखे होते हैं, लेकिन यहाँ पर गुंडी किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रही होती। ली जोंग जाकर बोंग से मिलता है और कहता है कि क्या तुम्हें भी लगता है कि नाना जी ने ही मेरे को मारा है? और वो उसको बताता है कि नाना जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक बीमारी है जिस वजह से वो चाकू को ठीक से पकड़ तक नहीं सकते, और वो हमला करेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो कभी कभी खुद को संभाल भी नहीं पाते, और उन्हें तो बोलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि उनकी वो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बोंग को जैसे ही ये पता लगता है तो वो तुरंत जाकर नाना जी के कमरे में उनकी दवाइयाँ चेक करती है, और उसको पता लगता है कि नाना जी को सच में एक ऐसी बीमारी थी। और उसको यहाँ पर कुछ फोटो भी मिलते हैं उसकी मोम के और अपने बचपन के भी। ये सब देखकर बोंग बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और सीधे हॉस्पिटल जाती है नाना जी से मिलने। उसे पुलिस वाले अंदर नहीं जाने दे रहे थे, तो फिर ली जोंग उसकी गारंटी लेता है कि इसे जाने दो। खैर, मैं आप लोगों को बता दूं कि बोंग ने नाना जी का पिछवाड़ा अभी तक इसलिए टच नहीं किया था क्योंकि उसे डर था कि अगर वो पिछवाड़ा टच करेगी तो उसे पता लगेगा कि नाना जी उससे सच में नफरत करते हैं, और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, इसीलिए उसने कभी नाना जी का पिछवाड़ा टच नहीं किया, लेकिन वो अब करती है। और जब वो नाना जी का बम टच करती है तो फिर उसको पता लगता है कि नाना जी तो उससे नफरत करते ही नहीं, बस वो अपने प्यार को जाहिर नहीं कर पाए। और यहाँ पर इसी के साथ नाना जी अपनी आखिरी सांसें लेते हैं। नाना जी के फ्यूनरल को अभी पोस्टपोन किया जा रहा होता है क्योंकि उन पर शक जो है खून का, इसी वजह से ली जोंग नाना जी को बेगुनाह साबित करने पर लग जाता है, और वो उनकी बीमारी के बारे में सियोल पुलिस को बताता है। नाना जी के डॉक्टर से बात करने के बाद उनको पता लगता है कि नाना जी को तो पेन पकड़ना भी ऐसा था जैसे कि पहाड़ चढ़ना, और वो अपनी बीमारी की वजह से चाकू तो बिल्कुल भी पकड़ ही नहीं सकते हैं। ली जोंग सियोल पुलिस को पहले हुए मर्डर के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है कि इन पर देखो कितनी बार चाकू से हमला किया गया है, एक 82 साल का बूढ़ा आदमी जिसको बीमारी भी है वो ऐसा कैसे कर सकता है। वैसे मैं इस पुलिस वाले को खड़ूस पुलिस वाला कहने वाली हूँ, तो ये खड़ूस पुलिस वाला कहता है कि मेयर का मर्डर तो नाना जी ने ही किया है, भले ही वो सीरियल किलर ना हो, क्योंकि मेयर को मारने के लिए नाना जी के पास वजह थी उनकी बेटी। और यहाँ पर मेयर के मर्डर करने के तरीके को देखो, यहाँ पर वार एकदम सटीक तरीके से किया गया है, पर पहले तीनों केस में ऐसा नहीं है।
तो फिर ली जोंग उनको कहता है कि देखो, जब खूनी ने सबसे पहला खून किया था उसने अजीब तरीके से चाकू मारे, लेकिन उसके बाद वो सीखता गया और अब जाकर उसको पता है कि कहाँ पर चाकू मारना है। इसीलिए ये कोई दो आदमियों का काम नहीं है, ये सीरियल किलर ने ही किया है। खैर अब कंफर्म हो जाता है कि नाना जी बेगुनाह है, तो फिर उनका फ्यूनरल कर दिया जाता है। और यहाँ पर तांत्रिक तो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल होकर रो रहा होता है। ली जोंग जब तांत्रिक से मिलता है तो फिर वो पूछता है कि तुम अकेले क्यों आए हो, सियोजुन क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ। तो तांत्रिक बोलता है कि सियोजुन तो सुबह से ही कहीं गायब है। ली जोंग डोकी को और ये पुलिस वाली जो भी आई है इनसे बोलता है कि सियोजुन पर नजर रखनी होगी, क्योंकि हमारे पास सियोजुन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन असली कातिल तो वही है, हमें कैसे भी करके सबूत ढूंढना होगा। और ये कहकर वो यहाँ से जाने लगता है। तो फिर ये पुलिस वाली डोकी से कहते हैं कि ये काफ़ी बदल गया है ना। तो डोकी कहता है कि कैसे। तो फिर ये कहती है कि पहले सर एक नंबर के घोचू थे, लेकिन अब सिर्फ घोचू बचे हैं। बताओ भाई, बात तो वही है, घोचू तो है ना, एक नंबर नहीं है तो क्या हुआ, पर घोचू तो है ही। इधर बोंग गुंडी के सामने बहुत रो रही होती है, ये कह कह कर कि काश मैंने नाना जी पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल पहले किया होता, तो मुझे उनकी बीमारी का पता लग जाता और मैं उन्हें समझ पाती। और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। यहाँ पर ली जोंग भी उसको देख रहा होता है। खैर अब ये लोग थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो देखते हैं कि सियोजुन तो गायब है, उसने स्टोर वाली नौकरी छोड़ दी है। और ये लोग अब सियोजुन के रूम पर जाकर छानबीन करने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर उसके सारा सामान तो ऐसे ही पड़ा था। टोकी कहता है कि शायद वो भागा नहीं है, लेकिन भाग गया हो तो फिर ली जोंग कहता है कि तो फिर समझ लेना कि पागल कुत्ता आज़ाद हो गया है। खैर अब मेयर ने जो भी घोटाला घपला किया था और बोंग की मोम की मर्डर के बारे में पूरी दुनिया को बता दिया जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सीनियर के चीफ सीनियर से कहते हैं कि तुम लोग सीरियल किलर के बारे में अब जांच नहीं करोगे, क्योंकि ये काम सियोल पुलिस ने ले लिया है। सीनियर ये बात अपने सभी टीममेट्स को बताते हैं और यहाँ पर वो कहते हैं कि अब क्या, अब हमें फिर से ट्रैफिक पुलिस बनना होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा काम है लोगों की सेवा करना, इसीलिए हम छिपकर जांच भी करेंगे। ये लोग सियोजुन को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सियोजुन तो अपना क्रेडिट कार्ड तक यूज नहीं कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि बोंग खाना नहीं खा रही होती है, इसीलिए ली जोंग उसको मोटिवेट करता है और कहता है कि नाना जी खुद से नहीं मरे हैं, ये सब कुछ उस सीरियल किलर की वजह से हुआ है। अगर जो तुम खाना नहीं खाओगी तो फिर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करोगी और नाना जी के कातिल को कैसे ढूंढोगी। और वो थासु मोटिवेट करके बोंग को खाना खिलाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोकी कॉल पर बात कर रहा होता है, वो फ्यूनल हॉल में ही है, तभी वो एक आदमी से टकरा जाता है और ये होता है सियोजुन। तो फिर डोकी तुरंत ये बात डरते हुए ली जोंग को बता देता है और सियोजुन आकर बोंग से मिलता है और कहता है कि सॉरी मैं लेट हो गया। बोंग और सियोजुन साथ में बैठ जाते हैं और सियोजुन बताता है कि मेरी मॉम से मिलती जुलती एक क्लास मिली थी, इस वजह से मैं उन्हें देखने गया था। मैं अपनी मॉम की तलाश करता हूँ, चाहे कोई पागल खाना हो या किसी की डेड बॉडी ही क्यों ना हो, मैं हमेशा अपनी मॉम की तलाश करता रहता हूँ। और यहाँ पर वो कुछ इमोशनल बातें बोलता है, तो फिर बोंग भी इमोशनल हो जाती है। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर फैन तांत्रिक के घर के पास नजर रख रहे होते हैं। तांत्रिक के घर में ही सियोजुन रेंट पर रहता है, भूलना मत। तभी यहाँ पर तांत्रिक अपने घर से बाहर आता है। मिस्टर फैन कैसे न कैसे करके तांत्रिक के पैर को टच कर लेते हैं और इसके बाद वो सीधे आते हैं ली जोंग से मिलने के लिए और उसको बताते हैं कि मेयर के मर्डर से पहले तांत्रिक चाकू लेकर मेयर के ऑफिस गया था उन्हें मारने के लिए। और ये बात पीछे से ये खड़ूस डिटेक्टिव सुन लेता है और इसके बाद क्या था, ये खड़ूस डिटेक्टिव इन लोगों की बिल्कुल नहीं सुनता और जाकर तांत्रिक को अरेस्ट करके ले आता है। ये खड़ूस डिटेक्टिव तांत्रिक से पूछता है कि जब मेयर का खून हुआ तुम कहाँ थे। तो फिर तांत्रिक तो यहाँ पर घबराया हुआ था, वो कुछ भी नहीं बता पाता। वो कहता है कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ था, मुझे याद नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोंग ली जोंग के घर पर जाती है और यहाँ पर सभी लोग होते हैं पहले से ही। बोंग इन सबको अपनी पावर्स के बारे में बता देती है और कंफर्म करने के लिए वो इन सबके पिछवाड़े छूकर उनके सीक्रेट भी बताती है। और अब इन सबको भी विश्वास हो जाता है कि बोंग के पास पावर्स हैं और बोंग इनसे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तांत्रिक खूनी है, वो मेरे नाना जी को तो कभी भी नहीं मार सकता, मुझे कैसे भी करके तांत्रिक का बम छूना होगा, मैं एक बेकसूर को कभी भी सजा नहीं होने दूंगी। जहाँ पर तांत्रिक से पूछताछ कर रही है वहाँ पर ये लोग तो नहीं जा सकते हैं, इसीलिए ये कुछ हेरा फेरी करते हैं और हेरा फेरी करने के बाद बोंग कैसे भी करके तांत्रिक को पिछवाड़े को छूती है और वो देखती है कि जिस दिन मेयर का खून हुआ था उस टाइम वो सियोजुन से मिलने के लिए उसकी वर्कशॉप पर गया था और जाकर सो गया था।
अब सियोजुन से पूछताछ की जाती है तो फिर सियोजुन बताता है कि करीब 9 बजे मैं अपनी वर्कशॉप पर पहुंचा और वहां पर वो सोए हुए थे। अब यहाँ पर ये तांत्रिक बेकसूर साबित हो जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है। वो बाहर आकर बॉन्ग को थैंक यू बोलता है और कहता है कि अगर तुम नहीं होती तो मुझे याद ही नहीं आता कि मैं सियोजुन की वर्कशॉप गया था उस रात। अचानक से पुलिस आ गई और मुझे उठा कर ले गई। इस वजह से मेरा दिमाग तो एकदम फ्यूज हो गया था। यहाँ पर बातों ही बातों में लीजोंग को पता लगता है कि उस रात तांत्रिक और सियोजुन 8:30 बजे मिलने वाले थे, लेकिन सियोजुन 9 बजे आया। वो आधे घंटे लेट था। अब लीजोंग अपने दिमाग के फिर से घोड़े दौड़ाता है और सियोजुन के स्टोर से उसकी वर्कशॉप की दूरी तय करता है और यहाँ पर उसको आधा घंटा लगता है। फिर वो दिमाग लगाता है कि मतलब सियोजुन आधा घंटा कहाँ गायब था। अब वो सियोजुन के स्टोर से मेयर के ऑफिस तक जाता है जिसमें 20 मिनट का टाइम लगता है और यहाँ पर 10 मिनट का टाइम काफ़ी था मेयर को मारने के लिए और फिर उसके बाद वो आधे घंटे में वापस पहुँच जाता है अपनी वर्कशॉप पर। लीजोंग अब सीधे सीधे जाकर सियोजुन से पूछता है कि तुम उस दिन आधा घंटा लेट क्यों हुए थे। तो फिर सियोजुन बताता है कि हाँ, उस दिन मैं मेयर के ऑफिस तक गया था लेकिन नाना जी को छोड़ने के लिए, क्योंकि उनको चलने में दिक्कत हो रही थी। और तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरी वर्कशॉप से मेयर के ऑफिस तक जाने में 20 मिनट लगते हैं, लेकिन क्योंकि नाना जी को चलने में दिक्कत होती है इस वजह से हमें 10 मिनट ज़्यादा लग गए थे। लीजोंग बोलता है कि तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो फिर सियोजुन भी कह देता है कि तुम्हें कौन सा मेरी बात पर विश्वास होने वाला है। हमें यहाँ पर यह भी पता लगता है कि सियोजुन को बोंग की शक्तियों के बारे में पता है, क्योंकि हमेशा पिछवाड़े की बात होती रहती है और ऊपर से बोंग एक डिटेक्टिव के साथ हमेशा घूमती रहती है, मतलब इसी चूतिए के साथ, एमसी के साथ। इसीलिए सियोजुन को पता लग गया बोंग की शक्तियों के बारे में। और अब यहाँ पर लीजोंग कहता है कि अच्छा, तो क्या तुम बोंग को अपना पिछवाड़ा टच करने दोगे। तो फिर इस पर वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने जब कुछ किया ही नहीं तो फिर मैं डरूँ ही क्यों। और यहाँ पर फिर बोंग सियोजुन का पिछवाड़ा टच करती है और वो देखती है कि उस दिन, ओ सॉरी, वैसे वो दिन नहीं था, वो रात थी। तो उस रात सियोजुन नाना जी को मेयर के ऑफिस तक छोड़ने के बाद वापस आ गया था। और यहाँ पर वो साथ में उल्का वर्षा वाली रात को भी देखती है और उसको पता लग जाता है कि सियोजुन के पास पावर नहीं है, मतलब कि वो तीसरा पर्सन कोई और ही है, सियोजुन नहीं है। लीजोंग तो अब सोच में ही पड़ जाता है और वो फिर से अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाने लगता है, लेकिन उसे फिर भी घंटा कुछ पता नहीं लगता। लास्ट में वो बस इतना ही बोलता है कि उस तीसरे पर्सन के पास, जो कि सीरियल किलर है, पक्का पावर है और यही भी पक्का है कि वो बोंग की पावर के बारे में जानता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बोंग अपना काम धंधा शुरू कर देती है, हाँ मतलब वही डॉक्टर वाला। और यहाँ पर वो मिस्टर फैन की गाय को देखने जा रही होती है तो फिर उसे सियोजुन वहां तक छोड़ देता है। अपने तबेले में मिस्टर फैन तो नहीं होते, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड जरूर होती है, मतलब कि यही कैफे गर्ल। और ये बोंग से कहती है कि मुझे तुम लोगों की शक्तियों के बारे में पता है, मिस्टर फैन मुझसे कुछ नहीं छिपाते, लेकिन क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। असल में मेरी एक रिंग खो गई है जो कि मिस्टर फैन ने मुझे दी थी और मैं भूल गई हूँ कि मैंने वो कहाँ रख दी, इसीलिए तुम मुझे टच करके पता लगाओ ना कि वो कहाँ पर है। जब बोंग कैफे गर्ल का पिछवाड़ा टच करने ही वाली होती है तभी यहाँ पर मिस्टर फैन आ जाते हैं और तुरंत कैफे गर्ल पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी को भी ऐसे कैसे टच करने दे रही हो। बोंग अब गुंडी के पास आ जाती है और वो गुंडी को बताती है कि मिस्टर फैन आज कुछ अलग ही व्यवहार कर रहे थे, उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड का पिछवाड़ा छूने ही नहीं दिया। तो फिर इस पर गुंडी कहती है कि अरे थोड़ा तो दिमाग का यूज़ करो, अब तो वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, पता नहीं क्या क्या करते होंगे, इसीलिए नहीं छूने दिया होगा। खैर ये दोनों अब बातें कर ही रहे होते हैं और बातों ही बातों में पोंग के दिमाग के घोड़े भी दौड़ने लगते हैं और वो पहुंच जाती है तुरंत लीजोंग के पास और जाकर कहती है कि क्या पता ऐसा हो कि हम जिस तीसरे पर्सन को ढूंढ रहे हैं वो हो ही ना मिस्टर फैन ही थे जिन्होंने मेरा पैर छूकर उस तीसरे पर्सन की परछाई देखी थी। क्या पता मिस्टर फैन ने हमसे झूठ बोला हो और उन्होंने ही तांत्रिक को फंसाने की कोशिश करी। क्या पता सीरियल किलर मिस्टर फैन ही हो। वोंग और लीजोंग बिना देरी करे मिस्टर फैन से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर मिस्टर फैन की गर्लफ्रेंड बताती है कि मिस्टर फैन तो यहाँ पर है ही नहीं। तो फिर लीजोंग वोंग को घर तक छोड़ देता है और कहता है कि अपना ध्यान रखना, मैं तो जा रहा हूँ मिस्टर फैन को ढूंढने के लिए। और अगले सीन में हम मिस्टर फैन को देखते हैं जिन्होंने वही सीरियल किलर वाला रेनकोट पहना हुआ था। वो इस जगह के पीछे जाते हैं और जब वहाँ से वापस आते हैं तो हम देखते हैं कि उनको चाकू लगा हुआ है। दूसरी तरफ लीजोंग एक आदमी को देखता है जिसने रेनकोट पहना हुआ था, वो उसको रुकने के लिए बोलता है और यहाँ पर वो हाथ में उसके खून लगा हुआ चाकू देख लेता है। अब क्या था, ये खूनी और लीजोंग दोनों की पकड़म पकड़ाई शुरू हो जाती है। लीजोंग और सीरियल किलर में हाथापाई होती है, लेकिन यहाँ पर सीरियल किलर लीजोंग को जख्मी करके भागने में कामयाब हो जाता है। लीजोंग किलर का पीछा करता है, लेकिन वो किलर अचानक से एक जगह पर गायब हो जाता है। थोड़े टाइम बाद लीजोंग देखता है कि सियोजुन
घर से बाहर आ रहा है। तो फिर ली जोंग उसके पास जाकर कहता है कि सियोजुन, तुम पर मेरा शक और भी ज़्यादा बढ़ गया है। और यही नहीं, ली जोंग सियोजुन के हाथ पर खून भी देखता है। और इधर हम बोंग को देखते हैं। बोंग के पास मिस्टर फैन आते हैं जख्मी हालत में, और वो बोंग को कुछ बताने की कोशिश करने लगते हैं, और वो बोंग से बस ब्लैक पर्दे के बारे में ही बोल पाते हैं, मतलब ब्लैक पर्दा ही बोल पाते हैं, और फिर उसके बाद मर जाते हैं। ली जोंग सियोजुन से कहता है कि तुम्हारे हाथ पर खून कैसा? तो फिर सियोजुन कहता है कि पता नहीं कैसे लगा। ली जोंग उससे और कुछ कह पाता तभी बोंग की कॉल आ जाती है ली जोंग को, और ली जोंग तुरंत बोंग के पास पहुंच जाता है, और यहाँ आकर वो देखता है कि मिस्टर फैन तो अब मर चुके हैं। ये देखकर तो ली जोंग तुरंत सियोजुन के पास जाता है और उससे जाकर गुस्से में कहता है कि बताओ चाकू कहाँ छिपाया है। सियोजुन कहता है कि तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या कि मैंने ही मिस्टर फैन को मारा है, सारे खून मैंने ही किए हैं। तो फिर ली जोंग बिना देरी करे सियोजुन के रूम में छानबीन करने लगता है। तो फिर सियोजुन उसको गुस्से में रोकता है और कहता है कि बस बहुत हो गया, अगर तुम्हें ये सब करना ही है तो फिर सर्च वारंट लेकर आओ। खैर इसके बाद ली जोंग कुछ भी नहीं कर पाता। अगले सीन में हम देखते हैं कि बोंग ली जोंग के हाथ पर लगी चोट पर पट्टी कर रही होती है, और ली जोंग बताता है कि मैंने खूनी का पीछा किया था और मुझे पूरा शक है कि खूनी सियोजुन है, और मिस्टर फैन को सियोजुन के बारे में पता लग गया होगा, इसी वजह से सियोजुन ने उन्हें मार दिया। लेकिन मिस्टर फैन तुम्हारे पास क्यों आए? तो फिर बोंग बताती है कि वो मुझसे कुछ कहना चाहते थे, वो सिर्फ ब्लैक पर्दा ही कह पाए। ली जोंग फिर से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है और कहता है कि ब्लैक पर्दा, इसके पीछे कुछ तो चक्कर है। अभी हमारे पास काले पर्दे के बारे में कुछ खास जानकारी भी नहीं है, इसीलिए तुम सियोजुन से दूर ही रहना। अगर तुम सियोजुन को छुओगी भी तो काले पर्दे के अलावा कुछ और दिखेगा नहीं, तो उसको छूना बेकार है। खैर यहाँ पर ली जोंग तो चला जाता है, पर बोंग को विश्वास होता है सियोजुन पर, इसीलिए वो सियोजुन से मिलने जाती है। तो फिर सियोजुन सैड होते हुए कहता है कि क्या तुम्हें भी मुझ पर शक है? अगर ऐसा है तो मुझे छू कर देख लो, कोई और मेरे बारे में क्या सोचता है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम क्या सोचती हो मुझे उससे बहुत फर्क पड़ता है। हाँ भाई लोग, मतलब समझ रहे हो, सियोजुन यहाँ पर बोंग से प्यार करता है। ऐसी इमोशनल बातें सुनकर तो मैं भी इमोशनल हो गई, तो फिर बोंग क्यों ना होती, इसीलिए वो सियोजुन से कहती है कि नहीं, मुझ पर तुम पर विश्वास है। मुझ पर तुम पर विश्वास है? नहीं, मुझे तुम पर विश्वास है। खैर मेरी लैंग्वेज थोड़ी अजीब है, ध्यान मत देना। अगले सीन में हम ली जोंग को देखते हैं जो कि सीनियर से कहता है कि सारा राज उस काले पर्दे के पीछे है, और वो काला पर्दा तभी बनता है जब आंखें बंद हों। अब यहाँ पर ली जोंग आंखें बंद करके खून करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो हर बार नाकामयाब होता है। डोकी कहता है कि आंख बंद करके खून करना नामुमकिन है। खैर अब क्या था, ली जोंग फिर से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है, और यहाँ पर वो अपने दिमाग के घोड़े कुछ ज़्यादा ही स्पीड से दौड़ाता है, और सभी चीज़ों पर ध्यान देते हुए कहता है कि खूनी पक्का आंखें खोल कर ही खून कर रहा है, और मिस्टर फैन को इस चीज़ के बारे में पता लग गया होगा कि खूनी आंखें खोल कर भी काला पर्दा कैसे बना रहा है, इसी वजह से उसने मिस्टर फैन को मार दिया। अगले दिन ये चारों साथ में होते हैं, और यहाँ पर ली जोंग कहता है कि अब हमें वो चाकू ढूंढना होगा जिससे मिस्टर फैन का खून हुआ है। मुझे लगता है कि सियोजुन ने वो चाकू घर में ही छिपाया होगा, क्योंकि डोकी सियोजुन पर पूरी रात नजर रख रहा था, और आसपास लोग होने की वजह से सियोजुन उस चाकू को बाहर छिपा भी नहीं पाया होगा, तो वो चाकू पक्का घर के अंदर ही होगा। ये लोग सियोजुन पर और भी ज़्यादा नज़र रखने लगते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि सियोजुन पक्का चाकू को ठिकाने जरूर लगाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो सीनियर के चीफ हैं उन्हें पता लग गया है कि ये लोग सीक्रेटली सीरियल किलर के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इस वजह से ये चीफ गुस्से में इन सभी लोगों को काम से दूसरे शहर में जाने के लिए बोलता है। यहाँ पर ली जोंग ऐसा करने से मना तो करता है, लेकिन इस पर सीनियर उसको डांट लगा देते हैं कि तुम्हारी वजह से हम सबकी भी नौकरी जाएगी, हम कुछ टाइम बाद वापस आ जाएंगे और फिर से काम शुरू कर देंगे। जाने से पहले ये लोग कुछ जरूरी काम भी करते हैं। ये लोग तांत्रिक को उठा कर लाते हैं और तांत्रिक से कहते हैं कि तुम्हें सियोजुन पर नजर रखनी होगी और अपने घर में सब जगह पर खून लगा हुआ चाकू ढूंढना। इस पर तांत्रिक डरते हुए कहता है कि नहीं 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 नहीं, उस चाकू से मेरा भी तो खून हो सकता है, मैं तो ऐसा नहीं करने वाला। लेकिन अब तांत्रिक के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली जोंग उठाकर बोंग को जेल में डाल देता है। बोंग उस पर चिल्ला रही होती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो फिर वो कहता है कि मुझे पता है तुम सियोजुन के पास जरूर जाओगी, इसीलिए जब तक मैं नहीं आता हूँ तुम यहीं जेल में बंद रहोगी, तुम्हारी जान बचा रहा हूँ मैं। ओ भाई को चिंता हो रही है बोंग की, वाह वाह। दूसरी तरफ तांत्रिक पूरे घर में चाकू को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसकी सियोजुन से फट भी रही होती है। सियोजुन एक चाकू उठाकर फल काटने लगता है, तो फिर तांत्रिक डरते हुए कहता है कि तुम इस चाकू से क्यों फल काट रहे हो, फल काटने वाला चाकू लो ना। तो फिर इस पर सियोजुन डरावने तरीके से कहता है कि क्योंकि इस चाकू से अच्छा कटता है। देखो भाई लोग, इसने ऐसे ही बोला था, अच्छा कटता है,
तो फिर मैंने भी यही बोल दिया कि अच्छा कटता है। क्या कटता है? हाँ, फल का कटता है। क्या ही बोलूं। वैसे मैंने एक चीज नोटिस करी, इन लोगों के घर में आखिर कितने चाकू होते हैं? फल काटने का अलग, सब्जी का अलग, इसका अलग, उसका अलग। हमारे घर में तो एक ही चाकू हो, वही बहुत बड़ी बात है। और वो साला एक चाकू भी काम के टाइम पर पता नहीं कहाँ खो जाता है, ढूंढने में सदियां बीत जाती हैं और मम्मी की डांट अलग से खानी पड़ती है। खैर, ऐसा किस किस के साथ में होता है कमेंट में जरूर बताना। सीन अब बोंग पर आता है, जो कि इस खड़ूस डिटेक्टिव को चूतिया बनाकर जेल से भाग आती है। नहीं नहीं, भाग कर नहीं आती, ये खड़ूस डिटेक्टिव खुद ही बोंग को छोड़ देता है। बोंग अब गुंडी के साथ जा रही होती है, तभी उसे सियोजुन कॉल करता है और मिलने के लिए बुलाता है। तो फिर गुंडी उससे कहती है कि आधी रात में तुम मुझसे मिलने जा रही हो। सॉरी, आधी रात तो नहीं हो रही है, खैर रात ही हो रही है। पर गुंडी उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बोंग नहीं रुकती है और चली जाती है। तो फिर गुंडी कॉल करके ये बात तुरंत ली जोंग को बता देती है। तो फिर ली जोंग सीनियर से कहता है, सुनिए सर, मुझे अभी शहर वापस जाना होगा। तो फिर सीनियर कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हम सबकी नौकरी जाएगी। तो फिर ली जोंग कहता है कि बोंग की जान खतरे में है। तो फिर सीनियर भी उसे जाने के लिए बोल देते हैं। अब हम सियोजुन को देखते हैं और हम देखते हैं कि उसके टूल बॉक्स में वही खून लगा हुआ चाकू रखा हुआ है। और जैसे ही यहाँ पर बोंग आती है तो वो तुरंत अपने टूल बॉक्स को बंद कर देता है और बोंग से कहता है कि तुम तो यहाँ पर अकेले आने वाली थी ना। तो फिर बोंग कहती है कि हाँ, तांत्रिक अंकल मुझे रास्ते में मिल गए तो साथ में ले आई। खैर, यहाँ पर अचानक से तांत्रिक कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, लेकिन तांत्रिक को यहाँ आसपास के वॉशरूम के बारे में नहीं पता है, इसीलिए वो सियोजुन को साथ चलने के लिए बोलता है। इसीलिए सियोजुन तांत्रिक को लेकर वॉशरूम तक छोड़ने चला जाता है। लेकिन बोंग इसी बीच में सियोजुन के टूल बॉक्स को खोल लेती है और उस खून लगे हुए चाकू को देख लेती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर वो यहाँ से जाने लगती है तुरंत और सियोजुन आकर उसको देख लेता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। तो वो तुरंत अपनी वर्कशॉप वापस जाता है और उस चाकू को लेकर बोंग का पीछा करने लगता है और बोंग भाग रही होती है। लेकिन अचानक से बोंग एक जगह रुक जाती है, क्योंकि उसके सामने रेनकोट पहने हुए वही सीरियल किलर होता है। खैर, एक टाइम पर मुझे भी लगा था कि सियोजुन ही सीरियल किलर है, लेकिन ऐसा नहीं है। सीरियल किलर बोंग पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन सियोजुन उसको लेकर भागने की कोशिश करता है, पर सीरियल किलर उन दोनों को भागने नहीं देता। तो फिर सियोजुन सीरियल किलर को पकड़ लेता है और बोंग से यहाँ से भागने के लिए कहता है। अब बोंग भी डरी हुई थी, इसीलिए वो यहाँ से भाग जाती है और एक जगह पर छिप कर ली जोंग को कॉल करके तुरंत बता देती है कि सीरियल किलर आ चुका है और ली जोंग भी तुरंत यहाँ पर तेजी से कार चकरा कर आने लगता है। सीरियल किलर बहुत ही बेरहमी से सियोजुन को मार देता है और यहाँ पर ये देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है और उससे भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। साला कौन सी का राइटर था इस सीरीज का? साला राइटर MCBC कुत्ता कमीना। इधर बोंग डरी हुई बैठी थी और उसको सियोजुन की बात याद आती है। सियोजुन ने उससे कहा था कि मुझे आपके अलावा किसी और पर विश्वास नहीं है। तो फिर बोंग हिम्मत करती है और उसे जो भी मिलता है वो उठाकर उस जगह पर जाने लगती है वापस। लेकिन वो जाकर देखती है कि सियोजुन तो यहाँ पर मर चुका है और वो बहुत रोने लगती है। सीरियल किलर बोंग को भी मारना चाहता था, पर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पर पुलिस आ जाती है। बोंग सदमे में बैठी हुई होती है और खड़ूस डिटेक्टिव उससे पूछता है कि क्या कातिल का चेहरा आपने देखा? तो फिर बोंग नाड़ हिला देती है, मतलब उसने नहीं देखा। यहाँ पर ली जोंग आता है और बोंग उसको सीधे जाकर एक थप्पड़ लगा देती है और चिल्लाते हुए कहती है कि अब तो तुम खुश हो ना, सियोनवू मारा जा चुका है और अब किस पर शक करोगे? सियोनवू की वर्कशॉप में तांत्रिक बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। सीनियर के पूछने पर वो बताता है कि किसी ने मेरे सर के पीछे से वार किया था। और हाँ, बोंग कैसी है और सियोजुन का क्या, वो कैसा है? तो फिर यहाँ पर जब उसको पता लगता है कि सियोजुन मर चुका है तो वो बहुत ज़्यादा रोता है। खड़ूस डिटेक्टिव बोंग से पूछताछ कर रहा होता है और उल्टा उसी पर शक भी कर रहा होता है, क्योंकि मिस्टर फैन मरते टाइम किसी हॉस्पिटल ना जाकर बोंग के पास आए और भी बहुत सी चीज़ें बोलता है वो बोंग को। लेकिन तभी यहाँ पर ली जोंग आ जाता है और कहता है कि ये कोई खूनी नहीं है। तो खड़ूस डिटेक्टिव कहता है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो फिर और लोग मारे जाएंगे। इस पर ली जोंग को गुस्सा आ जाता है और वो खड़ूस डिटेक्टिव के एक जड़ देता है पंच। ली जोंग को और सीनियर को इनके चीफ डांट रहे होते हैं। तो फिर यहाँ पर ली जोंग भी इनकी घंटा नहीं सुनता और गुस्से में रिजाइन कर देता है। रिजाइन तो नहीं करता, बस अपना ID कार्ड रखकर चला जाता है। रात भर बेचारा सो भी नहीं पाता क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ बोंग की बातें चल रही होती हैं। बोंग ने जो कहा था कि अब किस पर शक करोगे, सियोजुन भी मर चुका है। और इधर बोंग भी खाना वाना नहीं खा रही होती है, बस पड़ी होती है। ली जोंग सीनियर से और अपने साथियों से सबसे कहता है कि अब मैं इस केस को खुद ही संभाल लूंगा, वरना चीफ तुम सबको भी नौकरी से निकाल देंगे। तो फिर इस पर ये सभी लोग अपनी रॉयल्टी दिखाते हुए कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है कि हम नौकरी खो देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास और भी बहुत से काम हैं। और सीनियर ली जोंग का ID कार्ड वापस करता है और कहता है कि बिना वर्दी के हम पत्ता तक नहीं हिला सकते। उस खूनी को पकड़ने के लिए हमें वर्दी की तो ज़रूरत पड़ेगी ही।
ये पुलिस वाली ली जोंग को अपने पति की कार देती है जो कि पूरी तरीके से ब्लैक होती है, उसके शीशे वगैरह सब ब्लैक है। अगले सीन में हम ली जोंग को देखते हैं जो कि सियोजुन के फ़ोन का पासवर्ड खुलवाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसको पता लगता है कि सियोजुन के फ़ोन का पासवर्ड नहीं खोल सकते हैं ये लोग। तभी यहाँ पर खरोच ठीक आ जाता है और आकर ली जोंग को डांटने लगता है कि तुम ऐसे कैसे सबूतों को हाथ लगा सकती हो। दूसरी तरफ हम बोंग को देखते हैं जो कि जूते खरीद रही होती है और वो ये जूते सियोजुन के लिए खरीद रही है क्योंकि तांत्रिक सियोजुन की आत्मा की शांति के लिए सभी लोगों से चीजें कलेक्ट कर रहा है और फिर उन चीजों को ले जाकर प्रार्थना करके सियोजुन की आत्मा को दे देगा। हाँ, मतलब इनका कोई ये रिवाज होता होगा। सीन कट होता है और हम रात में ली जोंग को देखते हैं और यहाँ पर वो काले पर्दे का राज जान जाता है क्योंकि उसके पास जो ये काली कार है, अगर काले शीशे से सामने अंधेरे में देखा जाए तो फिर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, बस पास की चीजें ही क्लियर दिखाई देंगी वरना काला पर्दा दिखाई देगा। और यहाँ पर ली जोंग समझ जाता है कि मतलब खून करते समय सनग्लासेस पहनता था और अब वो तुरंत बोंग के पास चला जाता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती पर ये मेरी ये बात सुन लो। और वो कहता है कि खूनी सनग्लासेस पहनता था। तो फिर बोंग इस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी सारी बात मानी, जिस पर तुमने शक किया वो सारे मारे गए। तुमसे मिलने से पहले मैं बहुत ज़्यादा खुश थी लेकिन अब सब बर्बाद हो गया, मैं खूनी वूनी को नहीं ढूंढ रही हूँ। और ये कहकर वो यहाँ से गुस्से में चली जाती है जूते देने के लिए तांत्रिक को। और जब वो तांत्रिक के पास पहुँचती है तो वो देखती है कि तांत्रिक ने सनग्लासेस पहने हुए हैं। ये देखते ही वो तुरंत जाकर तांत्रिक के पिछवाड़े को छूती है और यहाँ पर तांत्रिक ने ही सियोजुन को मारा है। वो इस बार अच्छे से सब कुछ देखती है और समझ जाती है कि सीरियल किलर तो साला यही है। मेरे को भी घंटा शक नहीं हुआ था कि सीरियल किलर ये हो सकता है। आप लोगों को शक हुआ हो तो मुझे भी जरूर बताना। तांत्रिक बोंग को सारी बातें बताने लगता है और हम देखते हैं कि तांत्रिक जब ली जोंग से बचकर भागकर घर के अंदर आ रहा था तो फिर सियोजुन कचरा डालने बाहर जा रहा था और तांत्रिक से वो टकरा गया था जिस वजह से सियोजुन के हाथ पर खून लग गया था। और उसी खून को देखकर ली जोंग ने सियोजुन को कातिल समझा। और यही नहीं, उसने उस चाकू को भी ढूंढ लिया था। उस दिन रात उसने चाकू को बोंग से नहीं बल्कि तांत्रिक से छिपाया था। और तांत्रिक जब उसको वॉशरूम के बहाने बाहर लेकर गया तो फिर तांत्रिक ने उसे धमकी दी थी, बोंग को कुछ भी मत बताना वरना वो जान से जाएगी। और यहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि तांत्रिक के पास जो शक्तियाँ हैं वो आँखों की हैं। वो उसे किसी को टच करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आँखों ही आँखों में सब कुछ देख लेता है। इसीलिए सियोजुन ने तांत्रिक से आंखें मिलाना भी छोड़ दिया था क्योंकि वो उसकी शक्तियों के बारे में जान गया था। खैर यहाँ पर तांत्रिक थोड़ा सा मुझे ईमानदार लगा क्योंकि वो कहता है कि सियोजुन तो बेचारा वैसे ही मारा गया लेकिन मैं तुम्हारे नाना जी को भी नहीं मारना चाहता था क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, हमेशा से मेरा ध्यान रखते थे और पश्चाताप करने के लिए ही मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। तो फिर याद रखना अगर मेरे बारे में किसी को बताया तो तुम भी जान से जाओगी। और वो वार्निंग देकर बोंग को छोड़ देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बोंग अपने हॉस्पिटल के सामने से कुछ सामान उठाकर अंदर रख रही होती है। तभी यहाँ पर ली जोंग आ जाता है और बोंग से बात करने की कोशिश करता है लेकिन बोंग उससे बात नहीं करती। तभी यहाँ पर तांत्रिक भी एंट्री मार लेता है और वो बोंग पर अपनी पावर्स का यूज करके देखता है कि बोंग ने सियोजुन को मतलब ली जोंग को कुछ बताया तो नहीं। तांत्रिक अब यहाँ से चला जाता है और बोंग ली जोंग से कहती है कि मुझे खूनी वूनी को नहीं ढूंढना है, मैं अब थक चुकी हूँ, तुम जाओ यहाँ से। और वो उस बॉक्स को उठाकर अंदर जा ही रही होती है तभी वो गिरने वाली होती है तो फिर उसकी हेल्प कर देता है ली जोंग, लेकिन वो ली जोंग से अपना बॉक्स ऐसे छुड़ा लेती है और ये सब दूर से तांत्रिक देख रहा होता है। रात में तांत्रिक फिर से बोंग के पास आता है तो फिर बोंग उससे कहती है कि तुम मुझ पर नजर रख रहे हो ना, और कहती है कि तुमने तो आते ही मुझ पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर भी लिया, कुछ दिखा क्या तुम्हें, नहीं दिखा ना। दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं यहाँ पर सीनियर पीकर कुछ अजीब ही हरकतें कर रहे होते हैं। असल में ये तो नाटक कर रहे हैं ताकि सभी लोगों का ध्यान उन पर चला जाए और ऐसा ही होता है। और पीछे से ली जोंग चोरी चोरी एक रूम में घुस जाता है और घुसने के बाद वो उठाता है सियोजुन के फोन को और यहाँ पर वो एक पर्ची निकालता है। हमें पता लगता है कि बोंग ने तांत्रिक को जब छुआ था तो उसने सियोजुन को देखा था जो कि कह रहा था तुम्हारा बर्थडे, मतलब कि सियोजुन के फोन का पासवर्ड बोंग का जन्मदिन है। और बोंग ने बहुत ही होशियारी से आंख बंद करके एक पेपर पर लिख दिया था कि तांत्रिक ही खूनी है और साथ में सियोजुन के फोन का पासवर्ड भी दे देती है। और जब बोंग सामान के बॉक्स को लेकर गिरने वाली थी तो बहुत ही होशियारी से उसने इस पर्ची को ली जोंग को दे दिया था और अभी ली जोंग बोंग के बताए गए पासवर्ड से सियोजुन का फोन अनलॉक कर लेता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि तांत्रिक अपना सामान पैक कर रहा होता है
तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसको अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उनके पास सबूत होता है। तांत्रिक जब सियोजुन को मार रहा होता है तो फिर सियोजुन ने बहुत ही होशियारी से अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर ली थी और तांत्रिक ने मरते हुए सियोजुन के सामने अपने सारे जुर्म खुद ही कबूल कर लिए थे और ये सब रिकॉर्ड हो चुका है सियोजुन के फ़ोन में। बोंग और ली जोंग सियोजुन की अस्थियों को पानी में बहा रहे होते हैं। यहाँ पर ली जोंग बहुत ज़्यादा दुखी होता है और बोंग भी समझ जाती है कि ली जोंग को पछतावा है अपनी गलती का, इसीलिए वो उसको थपथपाकर दिलासा देती है। तांत्रिक किसी भी पुलिस वाले को कुछ भी नहीं बता रहा होता है, वो सिर्फ ली जोंग से बात करने के लिए कहता है। तो फिर ली जोंग ही तांत्रिक से पूछताछ करने के लिए आ जाता है और अब हमें यहाँ पर पता लगता है कि तांत्रिक को शक्तियाँ कैसे मिली। उस दिन रात को जब उल्का वर्षा हुई थी तो फिर तांत्रिक ने गाय की आंखों में देखा था, जिस वजह से इसके पास आंखों की पावर है। और हमें ये भी पता लगता है कि ये तांत्रिक तो साला अपनी बीवी को भी मार आया, क्योंकि उसे शक्तियों की वजह से पता लग गया था कि इसकी बीवी धोखेबाज है और यही नहीं, वो हर किसी धोखेबाज को मार रहा था। तांत्रिक कहता है कि ईश्वर ने शक्ति मुझे इसीलिए दी है ताकि मैं दुनिया में से सभी धोखेबाज लोगों को मार सकूं। अबे आधी से ज्यादा दुनिया धोखेबाज होती है, सबको खत्म कर देगा क्या साला। खैर अब इस तांत्रिक को लोगों की मारते हुए मजे भी आने लगे हैं। अरे नहीं, मतलब लोगों को मारते हुए मजे आने लगे हैं। मैं बोल क्या रही थी सॉरी सॉरी। ये तांत्रिक अब ली जोंग को अपने जाल में फंसाते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरा अभी हुक्म का इक्का बाकी है, तुम्हें मुझे यहाँ से छोड़ना होगा वरना किसी और की भी जान चली जाएगी। वैसे भी तुम अभी तक पछता ही रहे हो क्योंकि तुम्हारी वजह से सियोजुन जो मारा गया। अगर तुम मुझे नहीं छोड़ते हो तो फिर शायद कोई और भी मारा जाए। तभी यहाँ पर बोंग भागते हुए आती है क्योंकि गुंडी गायब है और वो आकर तुरंत इस तांत्रिक के पिछवाड़े को छूती है और तांत्रिक ने असल में गुंडी को किडनैप कर लिया है और इसने सनग्लासेस पहनकर गुंडी को कहीं पर छिपा दिया है। बोंग भी नहीं देख पाई कि गुंडी कहाँ है और तांत्रिक बोंग को धमकी भी देता है कि अगर तुम मुझे जेल से नहीं निकालती हो तो फिर मैं नहीं बताऊंगा कि गुंडी कहाँ है और वो मारी जाएगी। बोंग को यहाँ पर पेन या चाकू जो भी मिलता है पड़ा हुआ, उस सीधे उसको उठाकर तांत्रिक के गले पर रख देती है और इन पुलिस वालों से सबसे कहती है कि मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे अपनी दोस्त की जान बचानी है और वो यहाँ से तांत्रिक को लेकर जाने लगती है। ली जोंग उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो कहती है कि ली जोंग जल्दी से कार निकालो और ये तीनों पुलिस स्टेशन से निकल जाते हैं। तांत्रिक इन लोगों से कहता है कि मुझे उस जगह पर छोड़ दो, फिर मैं तुम्हें गुंडी का पता बता दूंगा। और जब ये लोग तांत्रिक को उस जगह पर छोड़ देते हैं तो फिर तांत्रिक अपनी बात से मुकर जाता है और कहता है कि अगर मैं तुम्हें गुंडी का पता बता दूंगा तो फिर तुम लोग तो मुझे पकड़ लोगे ना। और हम देखते हैं कि तांत्रिक ने पहले ही यहाँ पर ड्रग्स डीलर को बुला लिया था। ड्रग्स डीलर बोंग और ली जोंग को तुरंत पकड़ लेता है और ली जोंग का तो मार मार कर बुरा हाल कर देता है। ड्रग डीलर तांत्रिक से मिलता है और हमें पता लगता है कि तांत्रिक ने लीजोंग की आंखों में देखकर पता लगा लिया था कि ड्रग डीलर की और लीजोंग की दुश्मनी है। ड्रग डीलर लीजोंग को ढूंढ रहा है, इसीलिए तांत्रिक ने यहाँ पर ड्रग डीलर से डील की थी कि वो उसे चाइना भेजेगा और बदले में वो उसको लीजोंग दे देगा। लेकिन यहाँ पर ड्रग डीलर चाइना भेजने के तांत्रिक को पैसे मांगने लगता है तो फिर तांत्रिक कहता है कि पैसों की तो हमारी कोई बात नहीं हुई थी। तांत्रिक ड्रग डीलर पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उसके सारे काले कारनामे उसको बता देता है और कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं ये सब कुछ किसी और को ना बताऊं तो फिर तुम्हें मुझे बिना पैसों के ही चीन भेजना होगा। इधर हम देखते हैं कि लीजोंग जख्मी हालत में पड़ा हुआ होता है और बोंग के हाथ बंधे हुए हैं। ली जोंग अपने पिछवाड़े को बोंग से टच करवाता है और एक दिन का नाम लेता है तो फिर बोंग उस दिन की मेमोरीज देखती है। लेकिन तभी यहाँ पर ड्रग डीलर के आदमी जाते हैं जो कि ली जोंग को उठाकर यहाँ से ले जाते हैं। फिर एक और मोटा आता है जो कि साथ में एक ड्रग्स का इंजेक्शन लेकर आया था और कहता है कि चिंता मत करो, मैं इंजेक्शन बहुत अच्छे से लगा लेता हूँ, मैंने बहुत सी लड़कियों को ये इंजेक्शन दिया है। लेकिन तभी यहाँ पर हमारी बोंग बहुत ही चालाकी से उसका इंजेक्शन उसको ही लगा देती है और हमें पता लगता है कि ली जोंग ने बोंग से अपना पिछवाड़ा इसलिए टच करवाया था क्योंकि उसमें एक टेक्निक थी अपने हाथों को खोलने की और उस टेक्निक से बोंग ने अपने हाथों को खोल लिया। और यहाँ पर वो इस मोटे आदमी से कहती है कि वैसे इंजेक्शन तो मैंने भी लोगों को बहुत लगाए हैं। बोंग अब सबसे छिपते छिपाते पहुंचती है ली जोंग के पास और यहाँ पर ली जोंग को भी थोड़ा होश सा आ गया है। जख्मी होने के बाद भी ली जोंग यहाँ पर सारे गुंडों को अकेले ही धो डालता है। सीनियर ली जोंग को कॉल करके बोलते हैं कि तुम दोनों कहाँ पर हो। सियोल पुलिस को लग रहा है कि तुम दोनों भी सीरियल किलर के साथ मिले हुए हैं, इसीलिए वो तुम दोनों को भी ढूंढ रहे हैं। वो यहाँ पर गुंडी के बारे में पूछती है तो फिर सीनियर बताते हैं कि अभी तक हमें वो नहीं मिली। तो फिर बोंग कहती है कि तुम्हें उस दूसरी डायरेक्शन में जाना होगा।
ये लोग गुंडी को ढूंढने जा ही रहे होते हैं, तभी ये साला खड़ूस डिटेक्टिव आ जाता है और आकर इन लोगों को कहता है कि हमारे साथ चलो क्योंकि तुम लोग भी उनके साथ मिले हुए हो। लेकिन तभी यहाँ पर गुंडी की सभी चमचियाँ बाइक से एंट्री मारती हैं और मोटू और सीनियर और इन सबको लेकर यहाँ से फुर हो जाती हैं। जहाँ तक बोंग ने बोला था वहां तक तो ये पहुंच जाते हैं, लेकिन बोंग को अब इससे ज्यादा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। तो फिर मोटू यहाँ पर कहता है कि सुनिए बोंग, मैं जब ब्लैक बोर्ड पर लिखता हूँ तो फिर पीछे से बच्चे बहुत शोर करते हैं, लेकिन मैं ध्यान से उनकी आवाज़ों को सुनता हूँ कि कौन बोल रहा है, इसीलिए आपको आंखों पर ध्यान ना देकर कानों की सुननी चाहिए। अब ये सुनने के बाद बोंग आवाज़ों पर ध्यान देने लगती है और आवाज़ों के सहारे वो मोटू को डायरेक्शन बताने लगती है। मोटू ढूंढते ढूंढते एक जगह पर पहुंच जाता है और यहाँ पर बोंग कहती है कि तांत्रिक ने किसी चीज को नीचे फेंका है। इसका मतलब तांत्रिक ने कहीं गड्ढे में या किसी जगह पर गुंडी को फेंका है, तुम ढूंढो। मोटू कहता है कि यहाँ तो कोई भी गड्ढा वगैरह नहीं है, लेकिन वो थोड़ी कोशिश करता है और सब जगह ढूंढता है तो उसको एक टैंक मिल जाता है और इसके ही नीचे होती है गुंडी और ये लोग गुंडी को ढूंढ लेते हैं। खैर अब बारी है तांत्रिक को पकड़ने की। ली जोंग और बोंग ड्रग डीलर को लेकर उस बोट पर पहुंचते हैं जिस बोट से तांत्रिक को चाइना भेजा जाने वाला है। अगले दिन तांत्रिक इस बोट वाले आदमी के पास आता है और ये बोट वाला आदमी तांत्रिक को एक जगह पर छिपा देता है और फिर बोट वाला आदमी तुरंत ड्रग डीलर को कॉल करके बता देता है कि ये आदमी यहाँ पर आ गया है। तो फिर ली जोंग और बोंग तुरंत तांत्रिक को पकड़ने निकल जाते हैं, लेकिन उनको पता लगता है कि तांत्रिक तो वहां से पहले ही भाग गया है। असल में तांत्रिक ने इस मोटे आदमी की आंखों में देख लिया था और वो समझ जाता है कि वो ड्रग डीलर ऐसे ही मोटे आदमी से तो मिलने नहीं आया होगा, पक्का वो पुलिस वालों के साथ मिल गया है, इसीलिए तांत्रिक वक्त रहते वहां से निकल लेता है। और अब यहाँ पर इन लोगों की पकड़म पकड़ाई शुरू होती है विद पावर्स। तांत्रिक लोगों की आंखों में देख देख कर इन लोगों से बचते हुए जा रहा होता है और बोंग भी मौका मिलते ही लोगों के पिछवाड़े को छूकर तांत्रिक की लोकेशन पता लगा रही होती है। तांत्रिक जाते हुए एक आदमी के पैर पर चाकू मार देता है और उसकी आंखों में देखता है। जब यहाँ पर बोंग और लीजोंग आते हैं तो फिर बोंग उस आदमी के पिछवाड़े को टच करके देखती है कि तांत्रिक ने उससे कहा है कि पीछा मत करो वरना अगला आदमी पक्का मारा जाएगा। अब तांत्रिक एक और आदमी पर हमला कर देता है और ली जोंग बोंग यहाँ पर आकर देखते हैं तो फिर ये आदमी नीचे पड़ा हुआ होता है। ली जोंग तो तुरंत मदद लेने चला जाता है और बोंग जब इस आदमी का चेहरा देखती है तो फिर ये तो तांत्रिक ही होता है। तांत्रिक बोंग को अपने साथ लेकर जा रहा होता है, तभी यहाँ पर ली जोंग भी आ जाता है। तांत्रिक ली जोंग को धमकी देने लगता है कि मुझसे तो दूर ही रहो वरना मैं इसको मार दूंगा। तांत्रिक ली जोंग की आंखों में देखकर कहता है कि ओह अच्छा, तो तुम्हें बुरा लग रहा है, अगर मैंने बोंग को मार दिया तो तुम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो फिर अब यहाँ पर ली जोंग भी कहता है कि बोंग ये बून, तुम्हें पता है ना कि मेरे पास भी शक्ति है। तांत्रिक बोलता है कि तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो, मुझे चूतिया समझा है क्या। लेकिन यहाँ पर ली जोंग भी पूरे कॉन्फिडेंस में कहता है कि बोंग मेरे 3 गिनते ही मेरी पावर्स शुरू हो जाएंगी और फिर सब कुछ खत्म। और वो जैसे ही 3 गिनने का स्टार्ट ही करता है तो बोंग तुरंत नीचे बैठ जाती है और यहाँ पर ली जोंग तुरंत उस पर हमला कर देता है। हाँ, तांत्रिक को हमला करके पकड़ लेता है और कहता है कि यही तो है मेरी शक्ति। तो फिर तांत्रिक भी कहता है कि अच्छा, तो तुम मुझे पकड़ कर करना क्या चाहते हो, मैं तो जेल में भी लोगों को मार सकता हूँ क्योंकि मेरी आंखें सब कुछ देख सकती है। तो फिर बोंग भी उसकी आंखों को फोड़ते हुए कहती है कि ये ले साले, और तुझे क्या लगता है तू सब कुछ देख सकता है, मैं तुझसे हर हफ्ते जेल में मिलने आऊंगी और तेरी आंखें फोड़ कर जाऊंगी। और इसके बाद बोंग उसको काटने लगती है तो फिर ली जोंग उसको छुड़वाते हुए कहता है कि छोड़ दे साली, अभी से क्या खाएगी। और अब यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है। ली जोंग का भी सियोल का टिकट कट ही जाता है और यहाँ पर डोकी तो उसको जब छोड़ने बस स्टैंड पर आता है तो फिर रोने ही लगता है कि आप जा रहे हैं, हमारे साथ बिताए गए पल कितने अच्छे थे, मैं भी जल्द वापस आ जाऊंगा, मतलब वापस नहीं, मैं भी जल्द सियोल आ जाऊंगा। सीनियर भी यहाँ पर ली जोंग की तारीफ करते हैं और ली जोंग से कहते हैं कि पीछे देख घनचक्कर, तेरी बस जाने वाली है। लेकिन ली जोंग की नजरें तो यहाँ पर सिर्फ बोंग को ढूंढ रही होती हैं और दूसरी तरफ बोंग भी भाग भाग कर आ रही होती है और वो बस स्टैंड पर आकर देखती है कि बस तो जा चुकी है। लेकिन ली जोंग नहीं गया है, वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अगली बस पकड़ लूंगा। और इसके बाद ये दोनों ऐसे ही थोड़ी बातें करते हैं, कुछ खास बातें नहीं होती क्योंकि इनकी सेटिंग यहाँ पर नहीं होती है भाई लोग। फिर हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर बोंग तो एक फेमस पेट डॉक्टर बन चुकी है। बोंग और ली जोंग बहुत सालों बाद एक दूसरे से मिलते हैं और यहाँ पर ये खाने पर मिल रहे हैं। लेकिन बहुत ही दुख की बात यह है कि बोंग अपनी बार बार बातें शुरू करना चाहती ही है, लेकिन ली जोंग के फोन पर बार बार कॉल आए जा रही हैं और वो कहता है कि क्या करूं, बहुत से केस आ रखे हैं और एक केस तो मेरे गले की हड्डी बना हुआ है।
तो फिर बोंग कहती है कि क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? इस पर वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें परेशानी में नहीं डालना चाहता। तो फिर बोंग बड़े ही प्यार से कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अपना दिमाग मत लगाओ, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ली जोंग अब खुश होते हुए कहता है कि ठीक है, चलो तुम मेरी मदद कर दो, लेकिन उसके लिए तुम्हें सबसे पहले यूनिफॉर्म पहननी होगी। अब यहाँ पर बोंग को लगता है कि ली जोंग पुलिस यूनिफॉर्म की बात कर रहा है, और वो कहती है कि मेरा बचपन से सपना था यूनिफॉर्म पहनने का। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली जोंग ने बोंग को तो यहाँ पर कैदियों के कपड़े पहनवा दिए हैं। बॉन्ग लीजॉन को कॉल करके उसको सुना रही होती है कि अबे साले, जेल में क्यों भेज रहा है मुझे। तो फिर लीजॉन उससे कहता है कि जेल में एक औरत है, तुम्हें बस उसका पिछवाड़ा छूना है और कुछ नहीं। बॉन्ग जब उस औरत को देखती है तो फिर यहाँ पर ये औरत तो भाई साहब अल्ट्रा प्रो मैक्स गुंडी है, हाई लेवल की गुंडी। बेचारी बॉन्ग इतनी खतरनाक औरत का ऐसे ही पिछवाड़ा तो नहीं छू सकती है ना, इसी वजह से उसे कुछ दिन जेल में ही काटने पड़ते हैं मच्छर मारते हुए। और आखिर में वो उस औरत का पिछवाड़ा छू ही लेती है, लेकिन इस बात से वो औरत गुस्सा हो जाती है और बोंग को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी बीच में आ जाता है ली जोंग और आकर कहता है कि तुम्हें मुझे यहाँ ऐसे लोगों के बीच में नहीं अकेले छोड़ना चाहिए था। तो फिर बोंग कहती है कि तुम मुझ पर नजर रख रहे थे। ली जोंग कहता है कि अरे हाँ हाँ, चल छोड़ना, चल के कुछ अच्छा खाते हैं। तो फिर बोंग कहती है कि अच्छा, क्या ये कोई डेट है? तो फिर ली जोंग भी कहता है कि हाँ, तो तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? लेकिन इन दोनों की प्यार भरी बातों के बीच में ये अल्ट्रा प्रो मैक्स महागुंडी बोल पड़ती है और कहती है कि लड़का तो रोमांटिक है, लेकिन पहले मैं अपना बदला तो ले लूं। और वो बोंग को मारने के लिए पीछे पड़ जाती है। बोंग और लीजोंग भाग रहे होते हैं, लेकिन बीच में ही बोंग रुकते हुए कहती है कि रुको, और वो एक मच्छर को मारती है और फिर से इन लोगों का भागना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरह हंसते हंसाते भागते भगाते ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो हम जल्द मिलते हैं फिर से एक मजेदार नए ड्रामा के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखना।